हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं हूं शुभम गुप्ता और आज हम साथ मिलकर समझने जा रहे हैं नेशनलिज्म इन इंडिया। ये चैप्टर 4, मेरा मतलब इसी चैप्टर का पार्ट 4 है। और इससे पहले जो भी कहानी आपको बताई गई हो, मैं उम्मीद करता हूं आपको वो समझ में आई हो और आप इस चैप्टर को महसूस करके पढ़ पाए हो। एनीवेज, चलिए अब आगे समझते हैं। हमने इस चैप्टर को लास्ट टाइम स्टॉप किया था डांडी मार्च पे। अब हम इस चैप्टर को यहीं से स्टार्ट करेंगे, द सॉल्ट मार्च एंड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से। आई होप सबको स्क्रीन क्लियरली दिख रहा है। टेक्स्ट बुक खोल करके बैठेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, नहीं तो एक पेन और एक पेंसिल या फिर पेन पेंसिल में से कोई भी लिखने वाली वस्तु उठाओ और पेपर या नोटबुक लेकर के ज़रूर बैठो, खुद के नोट्स बनाओ। जैसे जैसे पॉइंट्स यहाँ बताए जाएंगे वैसे वैसे लिखते जाइएगा। एक कहानी और एक क्रोनोलॉजी ऑर्डर के, एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, यानी कि एक सीक्वेंस है। मैं बार बार कहता हूँ, जैसे आपकी पिछली पीढ़ी ने आपको जन्म दिया, आप अपनी अगली पीढ़ी को जन्म दोगे, वैसे एक कहानी का हिस्सा दूसरे कहानी के हिस्से को जन्म देता है। इतिहास लोगों को इसलिए आलस देता है क्योंकि इतिहास में एक बड़ी कहानी के अंदर कई कहानियां दी गई हैं, पर यही एक अच्छे कथाकार की निशानी है। एनीवेज, द सॉल्ट मार्च एंड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एक तरीके से फेल हो गया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शहरों में क्या हुआ, शहरों में क्यों जल्दी फेल हो गया, वाइट स्लोड डाउन अर्ली इन सिटीजन टाउन्स, वो खादी वॉज एक्सपेंसिव, ऑल्टरनेट इंडियन इंस्टीट्यूशंस कुड नॉट बी सेटअप। गांव में मूवमेंट आगे जाके वॉयलेंट हो गया, है ना, कि द नेम ऑफ द महात्मा वॉज यूज्ड फॉर जस्टिफाइंग वॉयलेंट मीन्स। और उसके बाद ये अपना शहरों का हो गया, गांव को हो गया, ट्राइबल्स में वो राजू राजू राजू। तो राजू भी ठीक था, राजू वॉज अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ महात्मा गांधी। एक तो वो अपने आप को सुपर हीरो मानता था, दैट ही हैड मेनी सुपर नेचुरल पावर्स। दूसरी उसकी क्वालिटी थी कि ही वॉज अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ महात्मा गांधी। ही अर्ज्ड एवरीवन टू वियर खादी एंड give up drinking, but at the same time Raju believed that Swaraj could be achieved only through violence. ये राजू का मानना था। उसके बाद तो ये वहां पे भी मूवमेंट वॉयलेंट हो गया। अरे क्योंकि ट्राइबल्स का जो मूवमेंट था वो तो गुडेम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ था। अरे आप समझ रहे हो ना बात को। द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अमंग द ट्राइबल्स स्टार्टेड फ्रॉम द गुडेम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश। वो शहरों वाला मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन से स्टार्ट हुआ, गांव वाला स्टार्टेड विद द पीजेंट्स एंड द पीजेंट्स रेवोल्यूशन, ट्राइबल्स वाला स्टार्टेड फ्रॉम द हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश। उसके बाद वो मूवमेंट लास्ट में वॉयलेंट हो गया क्योंकि आपका लीडर ही मानता है ना, क्योंकि इसकी स्वराज कुड बी अचीव्ड ओनली थ्रू वॉयलेंस, अलूरी सीताराम राजू। उसके बाद प्लांटेशन में क्या हुआ वो हमने देखा कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में प्लांटेशन वर्कर्स को लगा कि गांधी नाम का कोई राजा बनने वाला है और एक बार गांधी जी राजा बन गए तो हम सबको हमारे गांव में जमीन मिलेगी। उन्होंने ब्रोक ऑल द बैरियर्स, डिफाइड ऑल द अथॉरिटीज, रैन अवे फ्रॉम द प्लांटेशंस, बट अलास दे कुड नेवर रीच देयर होम्स। They were caught up by the police in between and brutally beaten up, है ना। तो हर जगह नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का कुछ असर हुआ, बाद में एक एक करके हर जगह वो फेल हो गया। जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट फेल हो गया, है ना, तो उसके बाद जो है अब हम सॉल्ट मार्च एंड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को देखेंगे। एक ऐसा दौर भी था भारत के इतिहास में जब सत्याग्रह हुआ, रॉलेट एक्ट हुआ, उसके बाद हमने एक खिलाफत मूवमेंट के बारे में पढ़ा था जो शुरू हुआ था कुछ 1918 के बाद ही हुआ होगा, क्योंकि 1914 से 1918 तो पूरी दुनिया पहला विश्व युद्ध लड़ रही थी। और उस पहले विश्व युद्ध में जब ब्रिटेन ने हरा दिया टर्की को और तुर्की के सुल्तान खलीफा बने बैठे थे, आध्यात्मिक गुरु, द स्पिरिचुअल हेड ऑफ मुस्लिम्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड, द स्पिरिचुअल हेड ऑफ मुस्लिम्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड। और खलीफा की बेइज्जती हुई बिकॉज ब्रिटेन इम्पोज्ड हार्श ट्रीटीज on the Khalifa and Britain disrespected the Khalifa and imposed harsh treaties on the Ottoman Empire. इस वजह से पूरे दुनिया के और हिंदुस्तान के मुसलमानों ने रिवोल्ट किया। ये वही दौर था जब गांधी जी एक एक करके हर एक कांग्रेस लीडर से मिले एंड गांधी जी एनकरेज, गांधी जी अर्ज, गांधी जी मोटिवेटेड, गांधी जी टोल्ड, सब सही है, एकम सत्यम। गांधी जी हर एक कांग्रेस लीडर से मिले और उन्होंने कहा कि आपको स्वराज के खातिर, हिंदू और मुसलमान को एक साथ लाने के खातिर आप ये सत्याग्रह वगैरह अपने अपने आंदोलन छोड़िए और खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट कीजिए। और उसको लीड कौन कर रहे थे? अली ब्रदर्स, मोहम्मद अली और शौकत अली। ठीक है, समझ गए।
अब लेकिन ये सब कुछ हुआ, उसके बाद एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कहां से हुआ? गांधी जी ने एक के बाद एक सत्याग्रह उन्होंने किया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन की शुरुआत, वो आइडिया उनका था। पर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के केस में क्या हुआ? कैसे गांधी जी के मन में ये विचार आया कि जब हमारा देश जो है सत्याग्रह देख चुका है, जब हम जो है जलियांवाला बाग देख चुके हैं, जब हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट या असहयोग आंदोलन देख चुके हैं, तो कैसे ये आइडिया आया कि अब वक्त आ गया है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से भी एक कदम आगे हमें जाना है? कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में हम क्या करते थे? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट म्हणजे असहयोग आंदोलन, उसमें वी विल नॉट कोऑपरेट विद द ब्रिटिश। वो ब्रिटिशर्स आते होंगे, ये मेरा जूता साफ करो, हम नहीं जाएंगे करने के लिए। ब्रिटिश के इंस्टीट्यूशंस को इंडियन चला रहे हैं, इंडियंस ही तो वहां पे काम कर रहे हैं ना। अरे लंदन में जो पैदा हुआ है वो थोड़ी यहां आके काम कर रहा है, तो हम उनके दफ्तर छोड़ देंगे, है ना? STD, STL, नॉन कोऑपरेशन सिटीज एंड टाउन, स्टूडेंट लेफ्ट देयर गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल्स एंड कॉलेजेस, टीचर्स एंड हेडमास्टर्स रिजाइंड, लॉयर्स गेव अवे देयर लीगल प्रैक्टिसेस। तो ये सारी चीजें हुई यहां पर। तो अब हमने नॉन कोऑपरेट किया, वी सेड वी विल नॉट कोऑपरेट। पर सिविल डिसोबीडियंस में क्या हुआ कि हम कोऑपरेट तो नहीं करेंगे, वो तो तय है, प्लस वी विल ब्रेक द लॉज। द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट्स विद नॉट ओबेइंग द ब्रिटिशर्स, दैट द इंडियंस डिसाइडेड दैट वी विल नॉट ओबे द ब्रिटिश, या वी विल नॉट ओबे द ब्रिटिशर्स, जिसका जिक्र जो है यहां पर किया जा रहा है। यानी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में बात जो है वो एक कदम और आगे बढ़ जाती है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ये कहता है कि अब हम तुम्हारा साथ तो पहले से नहीं दे रहे थे, नॉन कोऑपरेशन जो जब से हुआ था तो नहीं देंगे, अब हम एक कदम और आगे बढ़ करके तुम्हारे कानून तोड़ेंगे, और अब हमें कानून को हाथ में लेना होगा तो हम लेंगे। अहिंसा नहीं करेंगे, माफ करना, हिंसा नहीं करेंगे, वॉयलेंस नहीं करेंगे। मतलब ऐसा नहीं कि कानून को हाथ में लेकर के कि कोई चोरी कर रहे हैं या तुम्हारे अफसरों की जान ले रहे हैं, नहीं। पर जो भी काले कानून तुम लेकर के आओगे, हम जरूर उन कानूनों को तोड़ेंगे। तो यहां से एक शुरुआत होती है सॉल्ट मार्च से। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन दांडी मार्च, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सॉल्ट मार्च, या एक्सप्लेन हाउ द दांडी मार्च मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। शुरुआत कैसे हुई, कैसे गांधी जी के मन में यह आइडिया आया कि अब हमें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से एक कदम आगे बढ़ करके, कोऑपरेट तो नहीं कर रहे थे, प्लस कानून तोड़ना है अब, क्योंकि गांधी जी ने खुद एक कानून तोड़ा, नमक कानून। अभी मैं पहले लास्ट लेक्चर में ही बताया था ना, अंग्रेजों का तो काम ही था, पैसा चाहिए टैक्स बढ़ा दो, हर चीज पर टैक्स लगाते थे, और जब नमक पर भी टैक्स लगा दिया तब तो हद हो गई। प्लस एक सॉल्ट लॉ था, सॉल्ट टैक्स तो था, एक सॉल्ट लॉ भी था। वो सॉल्ट लॉ क्या कहता है? नो इंडियन कैन मैन्युफैक्चर और नो इंडियन यूनिट कैन मैन्युफैक्चर इट्स ओन सॉल्ट। कोई भारतीय या कोई भारतीय कंपनी अपना खुद का नमक नहीं बना सकती। जो लोकल कुछ नमक बिकते होंगे उनको भी जबरदस्ती उनके कारखाने भी अंग्रेजों ने बंद करवा दिए, कि अब जो लोग हैं वो तो मजबूरी में हमारा ही नमक खरीदेंगे और हम अपने नमक को जिस दाम में चाहे उस दाम में बेचेंगे। और क्योंकि नमक हर कोई खरीदता है जनाब, तेल नहीं खाएगा, प्याज नहीं खाएगा, मिर्च नहीं खाएगा, लहसुन नहीं खाएगा, पर नमक जरूर खाएगा। गरीब हो, अमीर हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, ब्राह्मण हो, कोई भी हो, है ना, जरूर खाएगा नमक। तो अब ऐसा कुछ करे जिससे हर एक शख्स हमें कर दे, टैक्स यानी कि कर, है ना, लगान दे हमें। तो ऐसी कौन सी चीज है जो सब यूज करते हैं? नमक, नमक पे लगान लगाओ, टैक्स लगाओ। तो ये उनकी सोच थी। प्लस कानून लगा दिया, सॉल्ट टैक्स अलग था। सॉल्ट लॉ क्या था कि कोई भी भारतीय खुद का नमक जो है नहीं बना सकता। तो अब गांधी जी ने उसी लॉ को तोड़ा। तो सेंट्रल बोर्ड किस तरीके से सवाल पूछती है, हाउ डिड द दांडी मार्च या हाउ डिड द सॉल्ट मार्च मार्क द बिगिनिंग ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इसको बड़ा ध्यान से देखना। देखो, महात्मा गांधी फाउंड इन सॉल्ट अ पावरफुल सिंबल दैट कुड, सिर्फ पढ़ो पहले, महात्मा गांधी फाउंड इन सॉल्ट अ पावरफुल सिंबल दैट कुड यूनाइट ऑल इंडियंस। क्यों? क्योंकि दैट कुड यूनाइट द नेशन लिखा है एक्चुअली। क्यों? क्योंकि नमक तो हर कोई इस्तेमाल करता है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, जोरोस्ट्रियन हो, सब इस्तेमाल करते हैं। सो व्हाट डिड ही डिड, ही सेंट अ लेटर टू वाइसरॉय इरविन स्टेटिंग हिज 11 डिमांड्स। चलो अब यहां से बाहर आ जाओ और अब समझो कि हो क्या रहा है यहां पे। गांधी जी ने एक खत लिखा, ठीक है, वो खत एक तरीके से धमकी, अल्टीमेटम की तरह था
कि हमारी 11 मांगे हैं। किसको रखा? वाइस रॉय इरविन को, वन ऑफ द मोस्ट सीनियर ऑफिसर्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया। कि मतलब ये कोई छोटे मोटे आपके जनरल जनरल को नहीं लिखा, जैसे जनरल डायर थे ऐसे और भी जनरल्स थे, बट वाइस रॉय इज काइंड ऑफ द, ही इज लीडिंग द एंटायर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ द ब्रिटिश इंडिया। उसको जो है खत लिखा गांधी जी ने, और उसको खत लिख करके क्या कहा कि हमारी ये 11 डिमांड्स है, आपको इन 11 डिमांड्स को पूरी करना होगा। आउट ऑफ दीस 11 डिमांड्स, उस डिमांड पे जिसमें खत में भी सबसे ज्यादा जोर दिया था गांधी जी ने, वो थी कि नमक कानून हटाओ, ये सॉल्ट टैक्स भी हटा दो तुम और नमक कानून भी हटा दो। टैक्सेशन ऑन सॉल्ट का जो मामला था ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था कि तुमने सॉल्ट के ऊपर इतना टैक्स लगा दिया है, सॉल्ट के ऊपर तो टैक्स मत लगाओ, नमक पे बिल्कुल भी टैक्स मत लगाओ, उसकी जो लागत है उसी में इंसानों को और हर किसी को नमक जो है खरीदने दो। ठीक है, और ये मतलब और भी डिमांड्स थी, मतलब कुछ डिमांड्स मिडिल क्लास के लिए थी, कुछ सिर्फ बिजनेस क्लास के लिए थी। वो उन 11 डिमांड्स में से 10 डिमांड समाज के अलग अलग हिस्सों को केटर कर रही थी, सोसाइटी के अलग अलग हिस्सों के लिए थी, पर एक डिमांड पूरी सोसाइटी के लिए थी, वो थी नमक के लिए, कि जो है नमक के ऊपर इतना लगान जो लगाया है वो हटा दो। और अगर तुमने नहीं हटाया, अल्टीमेटम की तरह था, तो हम जो है हम एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत करेंगे। अब आप पूछोगे सर ये अपने वाइसरॉय इरविन बेवकूफ था क्या? उसको पता चल गया होगा गांधी जी ने कोई मूवमेंट लॉन्च करने का प्लान किया, उसको तो तुरंत पकड़ लेना चाहिए, पर उसको खुद नहीं पता था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है क्या और इसको किस फॉर्म में कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। एनीवेज कमिंग बैक टू द टॉपिक, ठीक है, बाहर आओ उससे। हाउ डिड, चलो लिख लिख करके याद करते हैं। ठीक है, सवाल जो है दो ही तरीके से आते हैं। हाउ डांडी मार्च मार्क द बिगिनिंग ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, या राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सॉल्ट मार्च, या शॉर्ट नोट ऑन डांडी मार्च। डांडी मार्च कहा जा रहा है, सॉल्ट मार्च कहा जा रहा है, एक ही बात है। ठीक है, एक यात्रा की शुरुआत हुई। वो यात्रा कहां से कहां की गई? अब गांधी जी यात्रा कर रहे हैं तो कहां की गई? अब यहां कहां गया यार, हाँ डांडी मार्च है। अब अगर डांडी मार्च लिखा गया है तो अब आप कहाँ, मतलब गुजरात, गुजरात में डांडी है, आपको पता होना चाहिए। सो डांडी क्या है? डांडी इज अ कोस्टल टाउन ऑफ गुजरात। अब इसमें मैं कोई रॉकेट साइंस की बात नहीं कर रहा। हाँ सर बोल रहे हैं कोस्टल टाउन लिख लो अरे कोस्टल टाउन ही होगा ना। अब डांडी यानी कि वो समुद्र के तट पर गए। अब समुद्र, बुक में भी कोस्टल टाउन लिखा है, समुद्र का तट जो है वो मेरे घर के बगल में तो नहीं होगा ना कि दरवाजा खोला और समुद्र है। उसके लिए मुझे समुद्र के पास जाना पड़ेगा, और समुद्र जहां पे है वो तो कोस्टल ही होगा ना। कि मतलब मानो कि आपका गुजरात जो है, ठीक है, गुजरात आपका राज्य है, तो वहां कहीं होगा डांडी यहां पे। ठीक है, एनीवेज कमिंग बैक टू द टॉपिक, फिलहाल आप बस इतना समझो कि डांडी मार्च जो है वो कहां से कहां का था। एक तो ये लोग जा कहां रहे थे वो मेरे को क्लियर है, डांडी जा रहे थे। डांडी क्या है मैं लिख दूंगा ब्रैकेट में, अ कोस्टल टाउन ऑफ गुजरात। क्योंकि गांधी जी को बेसिकली कोई शहर घूमने थोड़ी जाना था, उनको तो समंदर देखने जाना था। क्यों? तैरने के लिए नहीं, समुद्र किनारे ही, समुद्र के पानी से ही तो आप नमक बना सकते हैं। सॉल्ट ही वाटर है, सॉल्ट वाटर चाहिए। अब डांडी तो ये लोग जा रहे थे, ये लोग आ कहां से रहे थे? गांधी जी के आश्रम से। इतिहास में वो स्टूडेंट मूर्ख है जिसको गांधी जी का आश्रम कहा। अरे उनके दुनिया भर में बहुत आश्रम होंगे, है ना, इंडिया में भी एक से ज्यादा आश्रम है, पर गुजरात में एक आश्रम का नाम है, वो तो बहुत ही फेमस है ना। कौन सा आश्रम? साबरमती आश्रम। अब जिसको इतना लॉजिक है वो जो है वो तो उसके एक पॉइंट तो ऐसे ही बन गए, 2 पॉइंट, है ना। हाँ, एक क्वेश्चन आया मानो, हाउ डांडी मार्च मार्क द बिगिनिंग ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, वो क्वेश्चन ही कोट कर देगा, द गांधी मार्च मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। The Gandhi March was a march organized by Mahatma Gandhi from his ashram in Sabarmati to Dandi, a coastal town of Gujarat. बस 2 पॉइंट ऐसे ही होगा, एक नंबर तो जरूर मिलेगा गारंटी के साथ। आंसर लिखने का कोई बेहतर तरीका या कोई खराब तरीका नहीं होता कि ये तो चलो मीडियोकर स्टूडेंट्स का तरीका है। अच्छा स्टूडेंट तो आंसर जो है वो अच्छे से फ्रेम करके एकदम अच्छे से लिखेगा। नहीं, वहां आपकी, देखिए आप आंसर अच्छे से लिखेंगे ये अच्छी बात है, पर आपको ये भी जरूर ध्यान में रखना है कि ज्यादा अच्छा एकदम अच्छे से आंसर लिखने के चक्कर में वो आंसर लिखो ना, ऐसा ना हो, और बहुत ज्यादा टाइम भी मत लगाओ। ठीक है, अगर प्रेजेंटेशन अच्छी चीज है, अच्छी इंग्लिश अच्छी चीज है और ये जरूर काम आती है, इसे कोई झुटला नहीं सकता, किंतु एक सत्य ये भी है कि अगर जो लिखा है वो सही लिखा है,
अगर सही बात जो है गलत तरीके से भी कही जाए तो बुरी लग सकती है, पर वो बात झूठी नहीं होगी। और एग्जाम में अगर सच लिखा है तो मार्क्स जरूर मिलेंगे। थोड़ा मोड़ा विश्वास, थोड़ा सा विश्वास जो है सच के ऊपर भी करना चाहिए। दिस इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। स्टूडेंट्स कई बार सोचते हैं कि सर आप तो बहुत सिंपल बता दोगे, डांडी मार्च वाज अ मार्च ऑर्गेनाइज्ड बाय महात्मा गांधी, हमने ही लिख दिया। पर सर वो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा ना लिख करके, ये कैसा बचकाना सा पॉइंट है, तो फर्स्ट स्टैंडर्ड का बच्चा बता देगा। डांडी मार्च में महात्मा गांधी की फोटो तो सबने देखी होगी, दिखाऊंगा, बुक में भी एक दी है आपकी। तो सर ये तो मतलब अच्छा पॉइंट नहीं है, इसमें तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। हो सकता है, हाँ ये सही है, पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, पर मार्क्स के लिए लिखने के लिए काफी है। विश्वास करना सीखना पड़ता है, सच पर विश्वास करना भी सीखना पड़ता है। सच ये है कि जो लिखा है वो गलत नहीं है। अगर तुम उससे खुश नहीं हो तो उसको अलग अलग तरीके से जरूर लिखो, लेकिन ये बात भी जान लो कि लिखना तो तुम्हें वही है, बस तुम एक अलग तरीके से लिखना चाहते हो और मैं उसे एक सिंपल तरीके से बता रहा हूं याद करने के लिए, और हो सकता है कोई और इसे हम दोनों से भी अलग तरीके से लिखे, है ना। तो एग्जाम में जो है बहुत ज्यादा टाइम जो है आंसर फ्रेमिंग में भी मत दे देना, ठीक है। आंसर जब क्लियर रहेगा ना माइंड में, तो अगर तुमने सिंपल लैंग्वेज में भी जाकर के लिखा है उस आंसर को तो वो सही माना जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, लेकिन इसके बाद भी आंसर फ्रेमिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये फिलहाल एकदम लेमैन टर्म्स में मैंने आपको बताया कि कहा जाता गांधी जी का आश्रम। अब साबरमती में उन्होंने मैरिज हॉल तो नहीं खोला था, आश्रम खोला था, वहां से लोग जा रहे थे डांडी, ठीक है। अब आंसर फ्रेम करना सिखाता हूं। पहले आंसर के पॉइंटर्स ढूंढ लिए, अब आंसर फ्रेम करते हैं। द डांडी मार्च मार्क द बिगिनिंग ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। याद रखना, ये एक तरीका है फ्रेम करने का, आप इसको किसी भी तरीके से फ्रेम कर सकते हो, एकम सत्यम। The Dandi March marked the beginning of the civil disobedience movement. गांधी जी saw salt tax, या इसको आप लिख सकते हो गांधी जी saw taxation on salt as an opportunity to unite all the Indians, as everyone used to consume salt. Write a short note on Dandi March. Yeah, how did the Dandi March mark the beginning of the civil disobedience movement? ठीक, कहानी बताई थी मैंने आपको। गांधी जी ने खत लिखा वाइसरॉय इरविन को, जो कि सबसे बड़े ऑफिसर है पूरे ब्रिटिश इंडिया में, और उनसे ये कहा गया कि 11 डिमांड्स आपको माननी होगी। वो अल्टीमेटम वगैरह उसे भूल जाओ, उन्होंने खत लिखा जिसमें 11 डिमांड्स थी। उसमें से जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डिमांड थी उन 11 में से, वो थी एबॉलिशमेंट ऑफ सॉल्ट टैक्स, की सॉल्ट के ऊपर टैक्स हटा दो भाई, उसकी जो लागत है उसी में खरीदने दो लोगों को, और नमक इतना महंगा होता नहीं है ना। तो कहने का मतलब ये कि उन्होंने कहा एबॉलिशमेंट ऑफ सॉल्ट टैक्स आउट ऑफ दोस 11 टैक्स डिमांड्स, वो सबसे इंपॉर्टेंट डिमांड थी। बट इरविन वाज इन नो मूड टू नेगोशिएट। नेगोशिएट का क्या मतलब, उसका इनके साथ डिस्कशन करने में या मतलब चर्चा करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो लॉर्ड इरविन, वाइसरॉय इरविन ने क्या किया, रिजेक्ट कर दिया 11 की 11 डिमांड्स को। तो गांधी जी ने सॉल्ट मार्च की शुरुआत कर दी। गांधी जी ने कहा कि अब क्योंकि तुम सॉल्ट पे टैक्स हटाओगे नहीं, अरे टैक्सेशन ऑन सॉल्ट तो छोड़ो, मैंने 11 डिमांड्स दी थी, तुमने एक भी नहीं मानी, तो अब जो है हम भी तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। सॉल्ट लॉ ये कहता है, नमक कानून ये कहता है कि कोई भी भारतीय जो है नमक नहीं बना सकता और ना ही मार्केट में बेच सकता है, केवल और केवल अंग्रेजी हुकूमत ही मार्केट में नमक बेचेगी। हम तुम्हारा कानून नहीं मानेंगे, तुम हमारी मांगे नहीं मानोगे, हम तुम्हारे कानून नहीं मानेंगे। तो इस तरीके से उन्होंने शुरुआत कर दी। उन्होंने बोला ठीक है चलो, साबरमती में समुद्र होता तो वहीं बना लेते, लेकिन सबसे पास में समुद्र का यहाँ बापू वो डांडी में मिलेगा, वो यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर है ना, वहां समुद्र है। तो बापू ने बोला ठीक है। अब क्योंकि वो साबरमती से डांडी जा रहे थे तो उसको डांडी मार्च कह दिया। वो साबरमती से शोलापुर आ रहे होते तो शोलापुर मार्च होता, है ना। डांडी का सिग्निफिकेंस नहीं है, डांडी सिर्फ एक जगह का नाम है, इट इज अ सॉल्ट मार्च। और जब इसकी शुरुआत हुई तो एक मूवमेंट की शुरुआत हुई एक तरीके से। गांधी जी सिर्फ 78 लोगों के साथ गए थे, accompanied by 78 of his most trusted volunteers. He started the salt march. पैदल ही जाते थे, गाड़ी रिक्शा ऑटो कुछ नहीं। जहां जहां आते थे लोग सुनने के लिए आते थे कि
कोई आया है कि हाँ ये नमक बनाने जा रहे हैं क्या, ये नमक बनाने जा रहे हैं क्या, देखने के लिए आते थे, सुनने के लिए आते थे। और गांधी जी जहाँ जहाँ बैठते थे वहाँ वहाँ जनसभाएं लगती थी और गांधी जी सबको सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में बताते थे। जहां पे हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से भी एक कदम आगे बढ़ करके हम कानून हाथ में लेंगे भी, मार खाट नहीं करेंगे, हिंसा नहीं करेंगे, पर जो गलत कानून है, जो काले कानून है, उन्हें मानेंगे भी नहीं, उन कानूनों को तोड़ेंगे। और शुरुआत मैं खुद करने जा रहा हूं, है ना। तो वो डांडी जाते हैं, रास्ते में उन लोगों को बताते जाते हैं, जहां जहां वो जाते हैं भीड़ जुटती है, और फिर वो जाते हैं डांडी में, नमक खुद बनाते हैं और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत हो जाती है ना। तो इस तरीके से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है शुरू होता है। आपका फ्रेम कैसे किया जाता है? राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डांडी मार्च, या हाउ डिड द डांडी मार्च या सॉल्ट मार्च मार्क द बिगिनिंग ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट? द डांडी मार्च मार्क द बिगिनिंग ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. Gandhi ji saw salt tax as an opportunity to unite all Indians. Why did he saw this as an opportunity? तो लिख देना, because salt was consumed, because salt was consumed by everyone. क्योंकि हर कोई नमक का सेवन करता था, इसलिए गांधी जी को लगा ये वो मुद्दा है, अरे जिससे हिंदू मुसलमान, हमें कोई खलीफा ढूंढने की जरूरत नहीं, हिंदू मुसलमान सिख सब एक साथ आ जाएंगे, गरीब अमीर दलित ब्राह्मण सब। आगे आप देखोगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी एक काफी सक्सेसफुल मूवमेंट था, पर इससे समाज का हर एक हिस्सा नहीं जुड़ पाया था। नॉन कोऑपरेशन की तरह दलित सिविल डिसोबीडियंस से नहीं जुड़े थे और मुस्लिम भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से नहीं जुड़े थे। हालांकि वो अब ड्रॉबैक्स ऑफ सीडीएम यानी कि किसको कहा जाता है? सीडीएम यानी कि बेसिकली जैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को प्यार से एनसीएम कहते हैं, वैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को प्यार से सीडीएम कहा गया है। ठीक है, समझ रहे हो ना? So Gandhi ji saw salt tax या taxation on salt as an opportunity to unite all Indians because salt was consumed by everyone. So he wrote a letter to Viceroy Irwin stating his 11 demands, in which the most important one was the abolishment of salt tax. However, Irwin denied these demands. लिख देना, माना फेंको कुछ भी। Irwin was in no mood for negotiation. He paid no heed to Gandhiji's demands, and hence Gandhiji started the Dandi March. ये पॉइंट अभी बनाया गया, पर सही है तो नंबर जरूर मिलेंगे। क्या सिर्फ यही एक तरीका है जवाब लिखने का? नहीं, आज नहीं है, कभी नहीं होगा। ठीक है। However, Irwin denied these demands, and hence Gandhiji started the Dandi March. He started the Salt March. He was accompanied by 78 of his most trusted volunteers, and they marched from, बताया था वो लॉजिक है ना, वो डांडी मार्च है, डांडी जा रहे हैं, समुद्र जो है वो राज्य के बीच में तो नहीं, राज्य के तट पर ही मिलेगा, कोस्टल एरियाज में ही मिलेगा ना। अब मध्य प्रदेश में समुद्र ढूंढने जाओगे तो कैसे मिलेगा है ना। तो वो लोग गए कोस्टल टाउन, डांडी कोस्टल टाउन ऑफ गुजरात, और ये कोस्टल टाउन ऑफ गुजरात डांडी सब बुक में लिखा है, दिक्कत की बात नहीं है, दिखाऊंगा आपको सबूत भी। और यहाँ पे वो कहाँ से जा रहे थे? साबरमती आश्रम से, साबरमती आश्रम से डांडी। तो वो एक पॉइंट आगे हो जाएगा कि he was marching from Gandhiji's ashram in Sabarmati to Dandi, which is a coastal town of Gujarat. Thousands came to hear Mahatma Gandhi wherever he went. Gandhiji urged everyone to join the civil disobedience movement. Gandhiji urged everyone to join against this fight against the British. सब सही है। So on 6th April, 6 AM का अलार्म लगाते हैं ना हम कभी कभी। On 6th April, Gandhiji made salt and disobeyed the British. The Dandi March had gained widespread media coverage, widespread national और international media coverage था। पर ये पॉइंट याद आए तो लिखना, नहीं याद आए तो मत लिखना, कि डांडी मार्च को नेशनल क्या इंटरनेशनल मीडिया कवरेज भी बहुत मिला था। तो याद आए तो लिखना, नहीं तो कोई बात नहीं है। ठीक है, समझ रहे हो इस बात को? आपके टीचर को भी पूरे पॉइंट्स नहीं पता होते हैं, तो ये चीज़ जो है आपको पता होनी चाहिए। ऑलराइट, चलो अब आपके पॉइंट्स लिखने की कोशिश करते हैं। यहाँ बहुत खाली स्पेस मिलेगा मेरे ख्याल से हमें। डांडी मार्च के ऊपर लिख रहे हैं हम, किसके ऊपर लिख रहे हैं अपना आंसर? डांडी मार्च के बारे में सबसे पहले ही मैं लिख दूंगा कि डांडी मार्च मार्क्ड
the beginning of the civil disobedience movement. Dandi March marked the beginning of द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत कहां से हुई थी? आपके डांडी मार्च से हुई थी. ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश करो, अभी याद करना है हमको. Write a short note on Dandi March. How did Dandi March mark the beginning of the civil disobedience movement? The Dandi March marked the beginning of the civil disobedience movement. Gandhi ji wrote a letter to Viceroy Irwin stating his 11 demands, in which the most important one was the abolishment of salt tax. However, Irwin denied these demands, so Gandhi ji started the Dandi March. कितना सिंपल है. The Dandi March marked the beginning. Dandi March ने एक मोहर लगा दी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत पर. The Dandi March marked the beginning of the civil disobedience movement. मैं भूल जाऊं, आप मत भूलना. Write a short note on Dandi March. Dandi March marked the beginning of the civil disobedience movement. Gandhi ji wrote a letter to Viceroy Irwin stating his 11 demands, in which the most important one was the abolishment of salt tax. However, Irwin denied these demands, and hence Gandhi ji started the Dandi March, accompanied by 78. अरे 78 याद रखना खाली. Accompanied by या with, सब सही है. Accompanied by 78 of his most trusted volunteers, he marched from. कहां से कहां जा रहे थे? आश्रम से निकले थे. कौन सा? एक ही बहुत फेमस आश्रम है गुजरात में. गांधी कहां? साबरमती आश्रम, सबको पता है, सबसे फेमस है. So he was marching from, accompanied by 78 of his trusted volunteers. They were marching from Gandhiji's ashram in Sabarmati to Dandi, कोस्टल टाउन ऑफ गुजरात. सब सही है, ठीक है. तो लिखने की कोई मतलब, लिख लिख करके याद करो, अपने खुद के नोट्स बनाया करो. डांडी मार्च मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. ठीक है. गांधी जी, हाँ इसमें एक पॉइंट में भी भूल गया था बीच में. गांधी जी सॉ सॉल्ट एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यूनाइटिंग ऑल इंडियंस. सॉल्ट को ही क्यों अपॉर्चुनिटी देखा? एज सॉल्ट, ब्रैकेट में लिख सकते हो, ये ब्रैकेट नहीं भी लगाओ तो भी चलेगा. एज सॉल्ट वॉज कंज्यूम्ड बाय एवरीवन, कि सॉल्ट जो है वो हर कोई जो है कंज्यूम करता है. सॉल्ट जो है हर कोई कंज्यूम करता है. समझ रहे हो ना आप इस बात को? Gandhi ji saw salt as an opportunity for uniting all Indians, as salt was consumed by everyone. और उसके बाद जो मैंने कहा था, so Gandhi ji wrote a letter to Viceroy Irwin stating his 11 demands. उन्होंने क्या किया? एक खत लिखा वाइसरॉय इरविन को स्टेटिंग हिज 11 डिमांड्स. इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट डिमांड कौन सी थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट डिमांड थी टैक्सेशन ऑन सॉल्ट. या द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिमांड वाज सॉल्ट टैक्स, द एबॉलिशमेंट ऑफ सॉल्ट टैक्स, है ना. टैक्सेशन ऑन सॉल्ट को क्या करना था? एबॉलिश करना था. सॉल्ट टैक्स को अबॉलिश करना, ये जो डिमांड थी ये सबसे इंपॉर्टेंट डिमांड थी उसमें से. ठीक है. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डांडी मार्च. या हाउ डिड डांडी मार्च मार्क द बिगिनिंग ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट? द डांडी मार्च डिड मार्क द बिगिनिंग ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. या अगर सिर्फ ये आता है राइट टू शॉर्ट नोट ऑन डांडी मार्च, तो पहला पॉइंट, कोई भी क्वेश्चन आए डांडी मार्च के ऊपर या सॉल्ट मार्च के ऊपर, पहला पॉइंट आप यही लिखोगे कि द डांडी मार्च मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. द डांडी मार्च मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, है ना. गांधी जी सॉ सॉल्ट एज एन टैक्सेशन ऑन सॉल्ट, या सॉल्ट टैक्स, कुछ भी लिखो, या सिर्फ सॉल्ट लिख दो. गांधी जी सॉ सॉल्ट एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यूनाइटिंग ऑल इंडियंस बिकॉज द ब्रिटिशर्स हैड इम्पोज्ड टैक्सेशन ऑन सॉल्ट.
या इसको इस तरीके से लिखना कि गांधी जी सॉ सॉल्ट टैक्स एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यूनाइटिंग ऑल इंडियंस एज सॉल्ट वॉज कंज्यूम्ड बाय एवरीवन, जो यहां पर लिखा गया है। ठीक है, कहानी बस इतनी है कि गांधी जी ने जब नमक और नमक कानून को देखा तो उन्होंने, मतलब बाकी लोग तो देखते थे तो उनके मन में आता था चलो विद्रोह करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। नहीं, गांधी जी ने बोला इसे एक मौके की तरह इस्तेमाल करते हैं। परेशानी जरूर है पर इस परेशानी से मेरा पूरा भारत एक हो जाएगा ना। सो द डांडी मार्च मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। गांधी जी सॉ सॉल्ट टैक्स एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यूनाइटिंग ऑल इंडियंस एज एवरीवन यूज्ड टू कंज्यूम सॉल्ट, है ना। सो व्हाट डिड ही डिड, वही खत लिखा, 11 डिमांड्स थी जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट डिमांड थी कि टू एबॉलिश द टैक्स ऑन सॉल्ट, की जो टैक्सेशन ऑन सॉल्ट है उसको हटा दिया जाए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिमांड वाज द एबॉलिशमेंट ऑफ सॉल्ट टैक्स। ठीक है, इस चीज को याद रखना कभी भी। फिर से लिखो, क्या दिक्कत है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डांडी मार्च। ठीक है, तो मैं फिलहाल शॉर्ट में इसको डीएम लिख रहा हूं। ठीक है, डांडी मार्च marked the beginning, Dandi March marked the beginning of the civil disobedience movement। गांधी जी को जीजे लिख रहा हूं। गांधी जी saw salt tax as an opportunity, Gandhi ji saw salt tax as an opportunity for uniting all Indians। उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा इसे सारे इंडियंस को यूनाइट करने के लिए, है ना। Why? Cause salt was consumed by everyone। Gandhi ji saw salt tax as an opportunity for uniting all Indians as salt was consumed by everyone। ठीक है, उसके बाद क्या लिखोगे। So he wrote a letter। किसको खत लिखा, किसी प्रधान को नहीं। So he wrote a letter to Viceroy Irwin stating his 11 demands, कि 11 मांगे की थी उन्होंने, एक एक करके, एक एक जोड़ करके 11 मांगे की थी। स्टेटिंग हिज 11 डिमांड्स, आउट ऑफ विच द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वॉज द एबॉलिशमेंट ऑफ द सॉल्ट टैक्स। आउट ऑफ विच द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वॉज द एबॉलिशमेंट ऑफ सॉल्ट टैक्स। वो चाहते थे कि नमक के ऊपर कोई टैक्स ना लगाया जाए। ठीक है, जो उसकी लागत है उसी में नमक को बेचो। फिर से लिखा गया है ताकि फिर से याद हो। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट वही है कि जो शुभम सर जब जो पढ़ा रहे हो तभी याद कर ले। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डांडी मार्च, ये एक्सप्लेन द डांडी मार्च। द डांडी मार्च मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अभी इसका एक पार्ट है, इसका एक दो पॉइंट्स है जो आगे भी आपको याद कराए जाएंगे। द डांडी मार्च मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। गांधी जी सॉ सॉल्ट एंड द सॉल्ट टैक्स, है ना। The Dandi March marked the beginning of the civil disobedience movement. Gandhi ji saw salt tax as an opportunity for uniting all Indians as salt was consumed by everyone. So he wrote a letter to Viceroy Irwin stating his 11 demands, out of which the most important one was the abolishment of salt tax. उसके बाद क्या हुआ? इरविन ने क्या इनको एंटरटेन किया? नहीं. However, Irwin denied these demands. जो हमारे वाइसरॉय इरविन थे उन्होंने क्या किया? डिनाई कर दिया. However, Irwin denied these demands. ठीक है. And hence Gandhi ji started the civil disobedience movement. He was accompanied by 78 of his trusted volunteers.
7-8 लोग नहीं, 7-8 जोड़ करके 78 लोग जो थे उन्होंने गांधी जी को एकम्पनी किया। ये कहाँ से कहाँ इनकी यात्रा जारी थी? इनकी यात्रा गांधी जी का जो आश्रम है साबरमती में, साबरमती में गांधी जी का जो आश्रम है वहां से ये लोग जा रहे थे डांडी, ठीक है, अ कोस्टल टाउन ऑफ मोदी जी के प्रदेश में जा रहे थे, ठीक है, अ कोस्टल टाउन ऑफ गुजरात। द मार्च वॉज गोइंग फ्रॉम, दे मार्च्ड फ्रॉम Gandhi ji accompanied by 78 of his trusted volunteers. They marched from his ashram in Sabarmati to Dandi, a coastal town of Gujarat. Thousands came to hear Mahatma Gandhi wherever he went. समझ रहे हो? इतना मुश्किल भी नहीं है इस आंसर को याद रखना, ठीक है। एक एक पॉइंट जो है, एक एक पॉइंट अपने आप को खुद आपके सामने उभार करके लाएगा, ठीक है। अगर वापस कुछ देर के लिए प्रेजेंटेशन आपके सामने लगाया जाए तो आप इसको देख सकते हो बहुत बढ़िया से। ये सब जो लिखा है फिलहाल इसको मेरे को मिटाना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए। हाँ, गांधी जी वॉज accompanied by 78 of his most trusted volunteers। और वो लोग जा कहाँ से रहे थे, कहाँ से कहाँ तक? they were marching from साबरमती टू डांडी। डांडी लिखा है, that was a coastal town of गुजरात। Thousands came to hear महात्मा गांधी wherever he went। गांधी जी जब लोग मिलने के लिए आते थे या देखने के लिए आते थे कि कैसे नमक का कानून तोड़ने के लिए, वो कानून जिससे परेशान तो सभी हैं पर जिस कानून को तोड़ने की किसी की हिम्मत नहीं हुई, तो कौन है जो ये हिम्मत कर रहा है, कौन है ये जो हिम्मत कर रहा है? तो इस चीज को देखने के लिए बहुत सारे लोग आते थे। अब जब लोग आते थे, बापू से मिलते थे, तो बापू ने रामायण तो नहीं सुनाते होंगे, हालांकि उनका इसमें बहुत विश्वास था, ठीक है। जब उनके आखिरी शब्द भी जो थे वो भी उसी से जुड़े हुए थे, अगर आपको पता होना चाहिए। एनीवेज, कहने की बात ये स्टूडेंट्स की, हाँ, तो जब भी लोग उनसे मिलने आते थे क्या करते थे? ही अर्ज्ड एवरीवन टू डिसोबे द ब्रिटिश एंड जॉइन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, या टू जॉइन द फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश। जो भी लिखो सब सही है, ठीक है। फाइनली क्या हुआ? On 6th April, 6 a.m. से 6th April, he reached Dandi, where he made salt and disobeyed the British। समझ रहे हो इन चीजों को? इतना ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। अगर पता है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो जवाब याद आसानी से किए जा सकते हैं। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो घुमा फिरा के हर साल तो मेरे ख्याल से या तो शॉर्ट नोट में या डायरेक्ट इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है। Write a short note, yeah, explain the Dandi March. How did the Salt March mark the beginning of the civil disobedience movement? The Dandi March marked the beginning of the civil disobedience movement. Gandhi ji saw salt, yet salt tax, as an opportunity for uniting all Indians, as salt was consumed by everyone. As salt was consumed by everybody. इसीलिए तो उन्होंने देखा इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह की, इससे हर हर समाज, हर धर्म, हर जाति के लोग मेरे से जुड़ेंगे। सो सॉल्ट मार्च मार्क द बिगिनिंग ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। गांधी जी सॉ द टैक्सेशन ऑन सॉल्ट, गांधी जी सॉ द सॉल्ट टैक्स एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यूनाइटिंग ऑल इंडियंस। सो ही रोट अ लेटर टू वाइसरॉय इरविन स्टेटिंग हिज 11 डिमांड्स, इन विच द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन was the abolishment of the salt tax. However, Irwin denied these demands and hence Gandhi ji started the Dandi March. ठीक है, accompanied by 78 of his most trusted volunteers, they were marching from Gandhi ji's ashram in Sabarmati to Dandi, a coastal town of Gujarat. अब इस तरीके से आंसर लिखोगे तो पक्का टीचर को लगेगा कि इसको पूरे पॉइंट्स पता है और साथ ही साथ जो है इसे कॉन्सेप्ट पता है, इसकी लैंग्वेज देख करके ही लग रहा है कि बहुत अच्छा लिख रहा है स्टूडेंट, ठीक है। क्योंकि एग्जामिनर आपके सारे पॉइंट्स थोड़ी पढ़ता है, वो एक दिन में एक ही कॉपी थोड़ी ना चेक कर रहा है। तो क्या इसका ये मतलब है कि हमारा अच्छा लिखा हुआ उसे नहीं दिखेगा? जरूर दिखेगा।
भरी हुई कॉपी और अच्छे पॉइंट्स हमेशा एग्जामिनर का दिल जीत लेते हैं। राइटिंग जीते या ना जीते उस पर डाउट रहेगा, लेकिन अगर कॉपी भरी है, पॉइंट ज्यादा लिखे हैं और हर एक पॉइंट में दम है। द सॉल्ट मार्च मार्क्ड द बिगिनिंग, द डांडी मार्च मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। गांधी जी सॉ सॉल्ट टैक्स एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यूनाइटिंग ऑल इंडियंस एज सॉल्ट वॉज कंज्यूम्ड बाय एवरीवन. So he wrote a letter to Viceroy Irwin stating his 11 demands, in which the most important one was the abolishment of salt tax. However, Irwin denied these demands and hence Gandhi ji started the Dandi March. He started the Salt March. Accompanied by 78 of his most trusted volunteers, they were marching from Gandhi ji's ashram in Sabarmati to Dandi, a coastal town of Gujarat. है ना? Thousands came to hear Mahatma Gandhi wherever he went. They wanted to see who is breaking the salt law and taking the law in his hands. सब सही है, अभी बनाया, ओरिजिनल लग रहा है ना? तुम मुझसे बहुत ज्यादा बेहतर हो इस काम में, मैंने बस तुम्हें 1% करके दिखाया है, बाकी तुम खुद कर सकते हो। बस अपने ऊपर और अपनी काबिलियत पर विश्वास रखना। रट्टा एसएसटी नहीं है। झूठ कहते हैं वो लोग जो कहते हैं सोशल साइंस में तो सिर्फ याद करना होता है। असल में वो लोग कभी सोशल साइंस की असली आत्मा को देख ही नहीं पाए। वो खुद कमज़ोर है और इसलिए लगता है कि बाकी लोग भी कमज़ोर हैं और रट्टा मार के अच्छे मार्क्स लाते होंगे सोशल में, हिस्ट्री में नहीं। बाकी लोग जो हैं वो कलम के जादूगर हैं, वो अपने पॉइंट्स के साथ खेल सकते हैं। Thousands came to hear Mahatma Gandhi wherever he went. Gandhi ji urged everyone to join the fight against the British to support the civil disobedience movement. 6 a.m. on 6th April, है ना? ईयर याद नहीं, कोई बात नहीं। On 6th April, Gandhi ji reached Dandi, very manufactured his own salt and broke the salt law. ठीक है, इतना मुश्किल भी नहीं है पॉइंट्स को याद करना, ठीक है? यदि ईमानदारी से तैयारी होगी और विश्वास होगा तो जरूर हो पाएगा। दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब इसको तो हमने पहले ही लिख दिया था कि द सॉल्ट मार्च मार्क द बिगिनिंग ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। खैर आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद अब आपका ये फोटो देख लेना बाद में। अब आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही आता है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वापस क्यों ले लिया गया। उससे पहले ये हम बाद में पढ़ेंगे। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में भी वॉयलेंस हुआ। गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू किया, वो भी वापस लिया वॉयलेंस की वजह से। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू किया, वो भी वापस लेंगे वॉयलेंस की वजह से। हालांकि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में 3 कारण थे। एक क्या था? द मूवमेंट वॉज टर्निंग वॉयलेंट एट मेनी प्लेसेस जस्ट लाइक इन चौरी चौरा। दूसरा, गांधी जी बिलीव्ड दैट सत्याग्रहीज नीडेड टू बी प्रॉपरली ट्रेन्ड बिफोर दे एंटर इनटू मास स्ट्रगल्स। और तीसरा क्या था? तीसरा पॉइंट कि कांग्रेस लीडर्स दे वर टायर्ड ऑफ दीज मूवमेंट्स, बीइंग पॉलिटिशियंस दे वांटेड टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शंस। तो इन 3 कारणों की वजह से तो उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस लिया। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी वापस लेंगे, इसमें भी वॉयलेंस ही है और इसमें वॉयलेंस कहां कहां कैसे कैसे हुआ वो आपको बताया जाएगा। पहले आपको बता दिया जाता है कि ये जो आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है इसका असर कहां पे किस तरीके से हुआ। अरे मूवमेंट पहले पूरा शुरू तो होने दो। आपकी बुक में मूवमेंट शुरू होता है सॉल्ट मार्च से, फिर वो वापस ले लेते हैं मूवमेंट। उसके बाद शायद आपको गांधी इरविन पैक्ट दिया है। उसके बाद मूवमेंट का असर क्या हुआ समाज के अलग अलग वर्ग पे, मिडिल क्लास लोगों ने कैसे देखा, बिजनेसमैन लोगों ने कैसे देखा, है ना, ये बाद में दिया है। पर अगर मेरे ख्याल से एक ऑर्डर से पढ़ेंगे हम इसे तो आप चीजों को बेहतर समझ पाओगे, ठीक है। और ये एक चीज हुई थी, वैसे मैं आपको कहानी बता दूं, ये मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि गांधी जी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी वापस ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि सॉल्ट मार्च जब हो जाता है ना तो लोगों को लगता है ये अंग्रेजी सरकार, ये तो मतलब फुद्दुओं की सरकार है यार। ये इतना मीडिया कवरेज मिल रहा था इस इवेंट को, इंटरनेशनल नेशनल, फिर भी कुछ नहीं हुआ। डांडी मार्च डिड रिसीव्ड ह्यूज नेशनल एंड इंटरनेशनल मीडिया कवरेज, ठीक है। तो कुछ नहीं किया, तो उन्होंने भी, उनका भी मन किया कि चलो हम भी कानून तोड़ेंगे। मन किया इन द सेंस वो भी गांधी जी को सपोर्ट करना चाहते थे। दे वांटेड टू जॉइन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और नॉन कोऑपरेशन की तरह इस बार भी सबने थोड़ा अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया और सबके अलग अलग कारण थे, है ना। कहने का मतलब ये स्टूडेंट्स की सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है इसे भी लोगों ने, इसमें भी लोगों ने बहुत ज्यादा अपनी भागीदारी दिखाई, लोगों ने इस मूवमेंट को ज्वाइन किया। कमाल की बात है,
ठीक है, मूवमेंट ज्वाइन करते हैं लोग, अच्छे से मूवमेंट हो रहा होता है, लेकिन फिर इसमें भी कुछ चीजें जो है जो आगे चल के बिगड़ जाती है, ठीक है, जो आप देखोगे। अब होता यह है कि मूवमेंट क्योंकि बहुत ज्यादा वायलेंट हो जाता है, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो अब कांग्रेस लीडर्स को एक एक करके उठाने लगती है, जेल में डालने लगती है, क्योंकि उनको डर होता है कि जैसे गांधी जी ने अपना नमक बना के नमक कानून तोड़ा, अलग अलग जगह भारत में वो हर एक राज्य जो समुद्र के बीच में रहता है, मध्य प्रदेश के लोग बेचारे किधर जाएंगे, पर काफी सारे लोग महाराष्ट्र के, आंध्र प्रदेश के, वहां बंगाल के काफी लोग गए समुद्र किनारे और उन्होंने भी खुद का नमक बनाना शुरू कर दिया। और सिर्फ नमक बनाना नहीं, वो सेम फॉरेन गुड्स वेयर बॉयकॉटेड, हाँ सेम है, फॉरेन गुड्स वेयर बॉयकॉटेड, लिकर शॉप्स वेयर पिकेटेड, सेम चीज हुई। तो जब इतना ज्यादा सिविल डिसोबीडियंस होने लगा, लोग एक एक करके बहुत सारे कानून तोड़ने लगे, तो अब इसमें क्या हुआ, उन्होंने बोला कि लीडर्स को उठाओ, क्योंकि गांधी जी को बाद में कांग्रेस लीडर्स से ही तो सपोर्ट मिल रहा था, सो उन्होंने कांग्रेस लीडर्स को अरेस्ट करना स्टार्ट किया। और हिम्मत देखो, एक टाइम पे महात्मा गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया। अब जब आप महात्मा गांधी जी को अरेस्ट करोगे, जिन्हें महान आत्मा, महात्मा स्थान पूरे भारत में पहले से मिला है उनको, तो ये जो शोलापुर नाम की एक जगह है, वहां के लोग शोले की तरह भड़क गए और उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है तोड़ फोड़ कर दी, पुलिस से लड़े, पुलिस स्टेशन को तहस नहस किया, रेलवे स्टेशन, बस टिकट काउंटर, हर वो जगह, हर वो गवर्नमेंट बिल्डिंग दैट मार्क्ड द प्राइड ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, उसे तहस नहस कर दिया गया। पुलिस ने भी बहुत ब्रूटल रिप्रेशन किया, लाठियां निकाली गई, डंडे निकाले गए, जनाब इतिहास में पहली बार औरतें, बच्चे, कुछ नहीं देखा गया, सिर्फ लाठियां बरसाई गई। 100,000 पीपल वेर अरेस्टेड। अरे झूठ कहां है, ये सब लिखा है ऊपर, है ना। A frightened government responded with a policy of brutal repression. Peaceful satyagrahis were attacked. Women and children were beaten. And about 100,000, 1,00,000 लोग करीबों को जेल में भर दिया गया। 1,00,000 कोई छोटा नंबर नहीं है। तो जब इतनी सारी चीजें हो गई है ना, तो गांधी जी थोड़ा डर गए। वरीड बाय द इवेंट्स एंड द नेचर ऑफ द वायलेंस, ही डिसाइडेड टू कॉल ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। पर सिविल नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट तो मुंह से बोलने पे वापस हो गया, लेकिन नहीं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वापस हुआ एक समझौते के साथ, इरविन के साथ। इसलिए एक यहां पे जिक्र आ जाता है इस चीज का, He entered into a pact with इरविन। गांधी जी को वाइसरॉय इरविन के पास जाना पड़ा, क्योंकि गांधी जी एक सौदा करना चाहते थे। गांधी जी ने कहा मैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वापस ले लूंगा, लोग जो है अब विद्रोह कर रहे हैं, विद्रोह करना बंद कर देंगे, पर तुम्हें, क्योंकि इरविन सबसे बड़ा ऑफिसर है, सबसे सुप्रीम है ब्रिटिश इंडिया में, वो जो कहेगा वही ब्रिटिश तंत्र करेगा इंडिया में, जो है कम से कम जब तक लंदन से कोई दूसरा ऑर्डर ना आ जाए। तो उन्होंने उसको कहा कि तुम सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ दो, क्योंकि जिनको भी तुमने एज पॉलिटिकल प्रिजनर, राजनीतिक मुजरिम के तौर पे अरेस्ट किया है, ये लोग या तो कांग्रेस के लीडर्स है या ये वो भोले भाले लोग हैं जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में थे। मैं मूवमेंट वापस ले लूंगा, लेकिन इन्होंने मेरे कहने पे इस मूवमेंट को ज्वाइन किया था। मैं जो है मैं जाता हूं, मैं मूवमेंट वापस ले रहा हूं, पर तुम सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ दो, खास तौर पे उन लोगों को जिनको तुमने हाल ही में अरेस्ट किया, सबको तुमको छोड़ना पड़ेगा, और तुमने कुछ कई लाखों लोगों को अरेस्ट किया है। तो इरविन ने बोला ठीक है, पर मेरी भी एक शर्त है, आप सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वापस तो लोगे, प्लस आपको एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करना पड़ेगा लंदन में मेरे साहबों के साथ। तो बोला मैं क्यों लंदन जाऊं, नहीं जाना तो पड़ेगा, नहीं तो लाठी डंडे चलाते रहेंगे। हमने ना पहले औरतों पे दया की है और ना बच्चों पे रहम, ना आज करेंगे, तय आपको करना है। आप अपनी खुददारी पर विश्वास रखिए, मैं अपनी दादागिरी पर विश्वास रखता हूं। तो गांधी जी ने बोला ठीक है, मैं लंदन जाऊंगा। तो और कुछ नहीं, तो इस तरह के से एक समझौता हुआ, जहाँ पे गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वापस लिया और अपनी रजामंदी दे दी कि वो लंदन में ब्रिटिश ऑफिसर्स के साथ एक मीटिंग करेंगे। इसमें थोड़ा रिस्क तो था कि क्या पता वो जाते लंदन और ये लोग उनको वहीं पकड़ लेते और बोलते कि अरे वो जहाज, अब उस समय हवाई जहाज कम होते थे या होते ही नहीं थे, तो बोलते कि वो समुद्र में ना वो तूफान बहुत ज़्यादा था, तो उनका जहाज ऐसे जा रहा था लंदन, तो बीच में अफ्रीका घूम गया या बेचारे डूब गए, कुछ भी बोल देते ना। और भारतीय क्या करते, तो रिस्क तो बहुत ज़्यादा था कि वहाँ खातिरदारी थोड़ी होगी, जेल में डालेंगे, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो मान गए। अब जब वो लंदन चले गए तो
वहाँ कुछ हुआ नहीं, ये एक झूठ फैलाया गया था, एक छलावा था। वो चाहते थे कि कुछ समय के लिए गांधी जी देश छोड़े, क्योंकि जब तक ये बुढ़ऊ देश में रहेगा तब तक कुछ ना कुछ तो होगा, कि जब तक गांधी जी जो है देश में रहेंगे तब तक कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो होगी। तो उन्होंने क्या किया कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे इसको एक कहानी से समझो। एक दौर ऐसा आया था इस देश के इतिहास में जब सबसे बड़ा युद्ध लड़ा गया। दुनिया के अराउंड 35% हिस्टोरियंस, 35% जो इतिहासकार है, उनका मानना है कि सबसे बड़ा युद्ध जो आज तक लड़ा गया है वो ट्रॉय का युद्ध लड़ा गया, जो 10 साल चला। हालांकि जो बचे हुए हिस्टोरियंस हैं वो ये कहते हैं कि अगर महाभारत सत्य है, जो कि है क्योंकि आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिले हैं, है ना, तो अगर ये सत्य है तो ट्रॉय का युद्ध इसके सामने कुछ नहीं है। ट्रॉय का युद्ध चला 10 साल जरूर है, पर इसमें ना उस कदर सेना का इस्तेमाल हुआ, ना उतने भयानक हथियारों का इस्तेमाल हुआ, ना बैटल फॉर्मेशन टैक्टिक्स, कुछ नहीं। और इतना डिटेल में कोई कैसे लिख सकता है? कुछ ना कुछ तो देखा होगा किसी ने, तो इतना डिटेल में लिखना पॉसिबल नहीं है। तो एक दौर ऐसा आता है जब कौरव सेना के सेनापति महामहिम भीष्म होते हैं, गंगा पुत्र देवव्रत भीष्म, भीषण प्रतिज्ञा ली थी जिन्होंने कि आजीवन ब्रह्मचर्य का निर्वहन करेंगे। ठीक है, जब तक वो सेनापति है पांडवों की पराजय हो सकती है, पर कौरवों की पराजय असंभव है जब तक भीष्म है रणभूमि पर। हाँ, अर्जुन अच्छा लड़ रहा है, सात्यकी अच्छा लड़ रहे हैं, धृष्टद्युम्न अच्छा लड़ रहे हैं, पर जब तक भीष्म रणभूमि पे है, भीष्मा इज द गारंटी दैट पांडवास विल बी अनडिफीटेड। तो एक टाइम पे उन्होंने भी ये योजना बनाई कि अगर कुछ समय के लिए, क्योंकि अंगराज कर्ण तो लड़ नहीं रहे थे और 3 ही तो महान योद्धा थे कौरव पक्ष के पास, और भी थे, अश्वत्थामा, गुरुपुत्र अश्वत्थामा, है ना, ये अपने कृतवर्मा, और मतलब बहुत सारे लोग थे। ठीक है, कृपाचार्य जी थे, बहुत सारे लोग थे इनके पास। ठीक है, भूरिश्रवा। पर कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स की 3 जो मेन लॉर्ड परशुराम के डिसाइपल्स थे, भीष्म, द्रोण, कर्ण, है ना, इसलिए अलग अलग पर्व है महाभारत में। एक भीष्म पर्व है, एक द्रोण पर्व है, कर्ण पर्व है। ये पर्व का मतलब क्या है? लेसन। तो महाभारत को अलग अलग पर्वों में कोई पूछेगा ये तुम्हारे महाभारत में पर्व क्यों है? क्योंकि सीख है, भीष्म के जीवन से जो सीख है वो भीष्म पर्व में। इसका ये मतलब नहीं है कि भीष्म पर्व छोड़ करके उससे पहले वाले पर्वों में भीष्म का जिक्र नहीं है। भीष्म का जीवन तो महाभारत के शुरू में शुरू हो गया था, पर भीष्म पर्व में भीष्म की जीवन का निचोड़ दिया गया है, जीवन का शायद अंतिम समय दिया गया है। तो ये अलग अलग पर्व यानी कि क्या लेसन, तो भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, ऐसे और पर्व है उसमें। तो कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि पांडवों ने एक टाइम के लिए ये सोचा था कि किसी तरीके से अगर महामहिम पितामह भीष्म को रणभूमि से अलग कर दिया जाए और अर्जुन द्रोणाचार्य से लड़े, क्योंकि दोनों गुरु शिष्य हैं, अर्जुन द्रोणाचार्य को रोक सकता है पर भीष्म को नहीं, क्योंकि भीष्म ने अपने मतलब शस्त्र तो कहीं और ही से प्राप्त किए और भीष्म तो अलग ही लेवल पे हैं। तो उन्होंने बोला महामहिम को साइड में करते हैं ना थोड़ी देर के लिए, और अर्जुन गुरु द्रोण को रोकेगा, तब हम दुर्योधन तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि जब तक महामहिम भीष्म और द्रोणाचार्य दोनों है तब तक कुछ नहीं हो सकता क्योंकि अर्जुन किसी एक से लड़ेगा और दूसरा खाली घूमेगा, और द्रोणाचार्य और भीष्म दोनों पावरफुल वॉरियर्स हैं। तो कहने का मतलब है कि एक मेगा वॉरियर को तो कुछ समय के लिए हटाना चाहिए। तो जैसे उस वक्त उनकी सोच थी वैसे यहाँ पे ब्रिटिशर्स की सोच थी। जैसे पांडव सोचते थे कि ये पितामह जो सबसे वृद्ध हैं, जिन्होंने इस संसार को पकते हुए और वापस सड़ करके फिर जमते हुए देखा है ना, एक पल के लिए वो सोचते भी होंगे ना कभी कभी कि आज मैं जिनके साथ लड़ रहा हूं, मैं सिर्फ पांडवों की बात नहीं कर रहा, वो सैनिक, पांडवों के रिश्तेदार, वो महारथी, मैंने इन्हें पैदा होते हुए देखा है। अरे वो तो जनरेशन से जी रहे हैं ना, शांतनु के पुत्र थे, वो गंगा माता के पुत्र थे। अब उसके बाद एक पीढ़ी, 2 पीढ़ी, कई पीढ़ियां वो देख चुके हैं। तो उन्होंने देखा होगा कि ये तो जब ये पैदा हुआ था तो मैं इसके जन्मदिन पर भी गया था और आज ये मेरे बाणों के आगे मरने के लिए खड़ा है। मतलब उन्होंने तो कई पीढ़ियों को देखा है। तो एनीवेज, कमिंग बैक टू द टॉपिक, कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि जैसे एक टाइम के लिए वो चाहते थे कि एक बूढ़ा योद्धा चले जाए,
वैसे अंग्रेजों को भी लगा कि एक बार के लिए गांधी जी भी चले जाए, एक बार गांधी जी चले गए तो हम यहाँ कुछ भी करेंगे, और यही हुआ। अब गांधी जी लंदन गए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए, कोई कॉन्फ्रेंस नहीं थी, वो एक गोला टेबल बैठा दिया होगा, वो उधर बैठ के चले गए होंगे, कोई कॉन्फ्रेंस नहीं थी। गांधी जी को बाद में पता चला कि ये छल था, ये धोखा था। फिर गांधी जी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से वापस आए। अब उस समय फ्लाइट तो थी नहीं, जहाज से जाने में दो हफ्ते, आने में 2 हफ्ते। जब वापस आए तो अंग्रेजों को काफी समय मिला, तो उन्होंने जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, जो बड़े बड़े कांग्रेस के लीडर्स थे, उन सबको जेल में डाल दिया और कांग्रेस पार्टी को इलीगल डिक्लेयर कर दिया। द ब्रिटिशर्स डिक्लेयर्ड द कांग्रेस एज इलीगल। अब गांधी जी को बहुत बुरा लगा कि ये धोखा किया गया। अरे मैंने कहा था सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ो, सबसे इंपॉर्टेंट तो आज भी, और पता नहीं कितनों को छोड़ा है, कितनों को नहीं छोड़ा है। कांग्रेस पार्टी को इलीगल डिक्लेयर कर दिया। फिर वो आए, उन्होंने बोला मेरे साथ धोखा हुआ है, आई विल रीलॉन्च द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। पर वो उसका वो असर नहीं हुआ जो होना चाहिए था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का। ठीक है, तो चलो अब इतना बता दिया है तो पहले यही करा लेते हैं, क्वेश्चन डाल दो। Why did गांधी जी withdraw the civil disobedience movement? उसके बाद आपको बताया जाएगा कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को हाउ डिड वेरियस सेक्शंस ऑफ सोसाइटी सॉ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। समाज के अलग अलग हिस्सों ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को किस तरीके से देखा, ये आपको बाद में बताया जाएगा। पहले लिख दो, व्हाई डिड गांधी जी डिसाइड टू विड्रॉ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ये व्हाई डिड वाला क्वेश्चन थोड़ा बहुत सिंपल सा है, इसको कई बार चलो व्हाई डिड ही लिखते हैं क्योंकि जगह नहीं है। नहीं तो एक तरीका और आता है क्वेश्चन पूछने का, सेंट्रल बोर्ड आपसे पूछती है अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस डिड महात्मा गांधी विड्रॉ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। या तो वो पूछा जा सकता है या ये पूछा जाएगा सीधा सा, व्हाई डिड गांधी जी decided to withdraw, why did Gandhi ji decided to withdraw the civil disobedience movement? अब बेसिकली शुरू में जब ये क्वेश्चन आता है ना कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है कि हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे, हम डिसोबे करेंगे ब्रिटिशर्स को, ये मूवमेंट वापस क्यों लिया गया, तो पहले लिख देना 1-2 लाइन में मूवमेंट में हुआ क्या। अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की 2 कैटेगरीज थी। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में क्या था, सबसे पहला तो उन्होंने ये किया कि सबसे पहले ही लिख देना कि दे ब्रोक द लॉज, और दूसरा लिख देना डिसोबेड। अब देखो, कानून तोड़ना और कानून ना मानना, वो जो डिसोबे है, वो 2 अलग अलग चीजें होती हैं। तो कानून ना मानना तो मतलब कैसे बताऊं यार, मतलब समझ रहे हो ना। देखो, एक होता है कानून को हाथ में लेके कानून तोड़ना कि आपने कुछ ऐसा किया जिससे कानून टूट गया, और एक है जहां जब आप सिर्फ उनकी बात नहीं सुन रहे। वो हो सकता है कि मानो आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हो, आपसे कुछ कहा जाए, आपने वो नहीं सुनाया, कह के अनसुना कर दिया। कानून तोड़ना मतलब फॉर एग्जाम्पल आपकी कंपनी की कोई पॉलिसी है कि कोई भी बंदा जो है वो मानो अपनी कंपनी की लड़की के साथ शादी नहीं कर सकता, पर आप कर रहे हो तो कंपनी को बोलते हो तेरे को जो करना है कर, मैं तो सोच चुका हूँ मेरे को क्या करना है ना। ऐसी सच में कुछ कंपनीज होती हैं, इंटरनेशनल लेवल पे मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पे क्योंकि कंपनी एक तरह से उनका पर्सपेक्टिव भी सही है कि आदमी यहाँ पे नैन मटक्का करने आया है कि काम करने आया है, और नैन मटक्का करके अगर विवाह कर लिया तो उसी के बारे में सोचेगा ना, वो थोड़ी यहाँ काम करेगा। तो कुछ कंपनीज की पॉलिसी होती है कि कम से कम सेम डिपार्टमेंट में तो डोरे मत डालो यार। गांव में भी लोग एक गांव छोड़ करके शादी करते हैं, तुम तो मतलब भाई कहते हैं ना, क्या बोलते हैं, डायन भी 7 घर छोड़ करके। खैर एनीवेज, कमिंग बैक टू द टॉपिक। हाँ, तो ऐसे अगर डिसोबेड वाला पॉइंट ना भी लिखा जाए तो चल जाएगा मेरे ख्याल से, हाँ चलना ही चाहिए। Why did Gandhi ji withdraw the civil disobedience movement? तो civil disobedience movement में क्या हुआ, कानून तोड़े गए। People were breaking the laws all over the country. Thousands in different parts of the country broke the salt law. वो सेम कहानी, झूठ कहाँ बोल रहा हूँ, लिखा है फॉरेन क्लोथ्स वेयर बॉयकॉटेड। अब फॉरेन क्लोथ्स मत लिखो, तुम लिखना फॉरेन गुड्स वेयर बॉयकॉटेड। फॉरेन गुड्स वेयर बॉयकॉटेड, लिकर शॉप्स वेयर पिकेटेड, है ना, सेम। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट सिटीज एंड टाउन्स में, एनसीएम में जो पॉइंट था यहाँ पे भी सेम है। तो अगर पहला पॉइंट सवाल ये आता है, व्हाई डिड गांधी जी डिसाइडेड टू विड्रॉ द विड्रॉ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ही विड्रू द सिविल डिसोबीडियंस
he withdrew the civil disobedience movement because thousands all over India, yeah, thousands rather, all over India, people were breaking the laws and disobeying the British. Foreign goods were boycotted, liquor shops were picketed, है ना. तो ये चीजें हुई. अब जब ये लोग कर रहे थे, कानून तोड़ रहे थे, फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट कर रहे थे, लिकर शॉप्स को पिकेटेड कर रहे थे, पिकेटेड यानी कि घेर करके बैठ रहे थे. अब इसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया, उसने एक एक करके इनको अरेस्ट करना शुरू किया. अब यहाँ पे 2 लीडर्स का नाम दिया है, मतलब 2 दिग्गजों का नाम दिया गया. एक तो आपको दिया है अब्दुल गफ्फार खान का नाम, हालांकि मैं ये नाम नहीं लिखता क्योंकि मैं एक ही नाम याद रखना पसंद करता हूँ, ठीक है, और वो है महात्मा गांधी. क्योंकि अब महात्मा गांधी क्योंकि इस चैप्टर के सेंटर में है, तो महात्मा गांधी का नाम आराम से याद रहेगा. अगर आप ये अब्दुल गफ्फार खान AFAG के जो भी है नाम याद रख सकते हैं तो रखिए. मैं तो अपने आंसर में ये नाम नहीं शामिल करता हूं. मैं डायरेक्टली लिखता हूं कि मेनी कांग्रेस लीडर्स वे अरेस्टेड, ये भी एक कांग्रेस लीडर्स थे. और उसके बाद मैं डायरेक्ट लिखता हूं व्हेन महात्मा गांधी हिमसेल्फ वाज अरेस्टेड, द वर्कर्स ऑफ शोलापुर, वो शोला की तरह, शोले नहीं देखिए, शोले की तरह वो शोले फूटने लगे, द वर्कर्स ऑफ शोलापुर, उन्होंने अटैक कर दिया. अरे पुलिस स्टेशन, बस टिकट काउंटर, हर वो बिल्डिंग जो ब्रिटिश पावर दिखाती है सबको तहस नहस किया. अब ब्रिटिशर्स को भी गुस्सा आया, तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, वही जो हमेशा करते हैं, पीसफुल सत्याग्रहीज वे अटैक, विमेन एंड चिल्ड्रन वे बीटन, है ना, यही किया उन्होंने. औरतों बच्चों को तो नहीं मारना चाहिए यार. थोड़ी मानवता जो है ना इंसान को रखनी चाहिए अपने अंदर. मैं बार बार कहता हूं, जब इस सभ्यता में हम कहते हैं ना कि औरतों का सम्मान करो, औरतों का सम्मान करो, तो हम किसी जेंडर की बात नहीं कर रहे. वी आर टॉकिंग अबाउट मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन. अ मेल कैन बी एज फेमिनाइन एज अ फीमेल एंड अ फीमेल कैन बी एज मैस्कुलाइन. देखो मैस्कुलाइन मतलब बॉडी की बात नहीं कर रहा मैं, मतलब वो क्वालिटीज़ हैं. जैसे मैस्कुलिनिटी में क्या क्या क्वालिटीज़ आ सकती हैं, अग्रेशन, कॉन्फिडेंस, ब्रेवरी, जो हर किसी में होता है. आप देखोगे कुछ कुछ लड़के भी ना थोड़े सहज स्वभाव के होते हैं, थोड़े सेंसिटिव होते हैं, मतलब लव, कंपैशन, ये उनको पसंद होता है. ना कि आप उनको कोई वॉर फिल्म देखोगे ना, स्पार्टन्स, तो उसकी इतनी रुचि नहीं आएगी, है ना. गौतम बुद्ध जैसे कुछ कुछ लोग, मतलब वही शांति जीवी लोग. कुछ जैसे कुत्ते के बच्चे को भी देखेंगे तो, और ऊपर से उसके साथ कुछ बुरा हुआ है तो उनको भी बुरा लगेगा. ऐसा ही है, हो हर किसी के साथ सकता है. पर काफ़ी लोग अपने अंदर के, क्योंकि देखो मेल या फीमेल, लड़का हो या लड़की हो, हर किसी के अंदर थोड़ी बहुत मैस्कुलिनिटी होती है, थोड़ी बहुत फेमिनिटी होती है. उसका ये कॉम्पोजिशन ज़्यादा कम हो सकता है ना. तो जैसे मैस्कुलाइन में कुछ क्वालिटीज है, फेमिनाइन में भी कुछ क्वालिटीज होती हैं, दया, धर्म, सद्भावना, है ना, प्रेम, ये सब कौन सी क्वालिटीज होती है, ये होती है फेमिनाइन क्वालिटीज. तो हम ऐसा अज्यूम करते हैं शुरू में, जब तक हम किसी फीमेल को नहीं जानते हैं, कि इसके अंदर ये क्वालिटीज होंगी, इसलिए हम सम्मान करते हैं. बाद में टाइम के साथ पता चलेगा. तो नहीं मारना चाहिए, ठीक है, कम से कम औरतों को, बच्चों को. बहुत जगह आप देखोगे पढ़े लिखे लोग भी ऐसी घटिया चीज़ें करते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस की बात हो, या फिर ये बातें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर टीचर ये बात नहीं करेंगे तो माँ बाप तो बताएंगे नहीं, और बाद में बच्चों को लगेगा हाँ शादी करने के बाद अरे डांट तो दिया थोड़ा. ये सारी चीज़ें जो हैं एक तरीके से सही नहीं है, ठीक है. समाज में क्राइम तब नहीं रुकता जब आप पुलिस अच्छी करते हो, समाज में क्राइम तब रुकता है जब शिक्षक अच्छे हो. जैसे फॉर एग्जांपल 10th स्टैंडर्ड का कोई बच्चा देख रहा है ना, तो 10th स्टैंडर्ड का ही चैप्टर है, तो कोर्स ए वालों को एक चैप्टर होगा नेताजी का चश्मा, स्वयं प्रकाश जी का, पहला ही पाठ है. जो जिनको वो कोर्स भी है, दूसरी बुक है, वो भी सुन सकते हैं. कहानी बहुत छोटी सी है, कहानी आपको नहीं बताऊंगा, बस बताता हूँ कहानी इस बारे में है कि एक ना नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक मूर्ति होती है यार, वो भी पूरी नहीं, हाफ स्टैचू होता है ना, बस्ट जिसको कहते हैं, वेस्ट के ऊपर का, वो एक मूर्ति होती है. मूर्तिकार जल्दबाजी में जो है, बनाने वालों को जल्दी होती है, मूर्तिकार भी है, जाने दो बोर्ड, मूर्तिकार भी क्या करता है ना, वो जल्दबाजी में क्या करता है कि वो नेताजी की मूर्ति तो बनाता है पर चश्मा लगाना भूल जाता है. अब बिना चश्मे के नेताजी की मूर्ति थोड़ी फीकी फीकी सी लगती है. तो वहीं पर एक शख्स होता है जिसको कैप्टन कैप्टन कह के बुलाया जाता है, उसका नाम कोई नहीं जानता. तो वो फेरी लगाता था, यानी कि मतलब एक डंडा लेता था, उसमें बड़ा सा कार्डबोर्ड, उसमें कुछ चश्मे के फ्रेम टांग टांग कर बेचता था. बहुत गरीब था, खुद की दुकान भी नहीं थी. वो उसमें से, अपनी दुकान में से एक चश्मा रोज ना ले जाके लगा दिया करता था, क्योंकि उसे लगता था कि पता नहीं उससे खुशी मिलती होगी कि इन्होंने मेरे देश के लिए, जिनको नहीं पता, नेताजी की वाइफ जो है ना वो इंडियन नहीं थी,
वो मतलब इंटरनेशनली थी, ठीक है। विदेशी बीवी से उन्होंने शादी की, पर और अपने परिवार के साथ कभी ज़्यादा रह नहीं पाए, और मतलब बहुत कठिन, बहुत कठोर जीवन गया है उनका, आज़ाद साहब का। एनीवेज, कहने का मतलब ये है ना स्टूडेंट्स, तो वो जो चैप्टर है ना, वो चैप्टर इस बारे में नहीं है कि हाँ एक मूर्ति थी जो कभी चौराहे पे लगी थी और उस पे एक लंगड़ा जो है जो फेरी लगाता था, जा जा करके कुछ चश्मे के फ्रेम लगा दिया करता था। नहीं, स्वयं प्रकाश जी उस पाठ में खुद कहते हैं कि जमीन से घिरे, जमीनी भूभाग को देश नहीं कहते। ये भारत है क्या? हाँ, क्या कहने का मतलब है कि ये जो है, क्या ये भारत है? क्या ये जमीन का टुकड़ा भारत है? नहीं, भारत तो एक सोच है। यही तो आपको पढ़ाया जाता है। तो लोगों को लगता है अरे हिंदी जैसे चैप्टर्स बेवकूफी के लिए डाले गए हैं, मॉरल डेवलपमेंट के लिए डाले गए हैं। और जिसने नेताजी का चश्मा पाठ अच्छे से पढ़ा है वो लोग नहीं है जो मतलब जवानों पर पत्थर चलाएंगे, है ना। तो एक्चुअली अगर समाज में क्राइम होता है, दोष है समाज में, तो कहीं ना कहीं देश के शिक्षक भी जिम्मेदार हैं। कि उन्होंने क्या पढ़ाया? उन्होंने सिर्फ कहानी पढ़ाई। हाँ ठीक है कि ये पाठ सैनिक होने के बारे में, अरे पर सैनिक होना क्या है? क्या आप ये बात समझा पाए कि सैनिक होना यानी कि सैक्रिफाइस करना, कि अपना सुख मैं छोड़ सकता हूं, अपनी खुशियां छोड़ सकता हूं, कोई बात नहीं यार, किसी और के लिए, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, यही तो होता है सैनिक होना। और जिस दिन इस देश का हर एक वासी इस बात को समझ लेगा कि सैनिक होना सिर्फ वर्दी पहनना नहीं है, जो पहनते हैं उनका सम्मान किया जाता आ रहा है और सम्मान किया जाता आएगा, परंतु सैनिक होना एक भावना है जो हम सैक्रिफाइस करते हैं। अरे हो सकता है नवरात्रि दशहरा में बहुत शोर हो रहा है बाहर, लेकिन उसके बाद भी ईद में, मुहर्रम में, हो सकता है हर त्योहार में कहीं ना कहीं शोर हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी लोग चुपचाप घर में खिड़की दरवाजे बंद करके सो जाते हैं, शिकायत नहीं करते। ये हो सकता है सैनिक होना। सैनिक हर वो शख्स है जो अपनी खुशी, अपने सुख और दुख को कुछ समय के लिए ही सही, पर उसके साथ समझौता करने के लिए तैयार है, समाज के लिए या औरों के लिए। यही है सैनिक होना, और यही समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मर्म और अर्थ नहीं समझ पाए, सिर्फ कहानी समझ लिए तो वही करोगे आप भी, पत्थर चलाओगे जवानों के ऊपर, गाली दोगे थूकों को देख करके सड़कों पर, है ना। और फिर हम और आप यहां बैठ करके बात करेंगे कि हिंदुस्तान के लोग कैसे हैं। नहीं, स्मरण रखना, अच्छे पुलिसकर्मी या अच्छे सैनिक देश की व्यवस्था तय नहीं करते। अगर देश का भविष्य देखना है, झूठ है तो कह दो, अगर देश का भविष्य देखना है तो स्कूल और कॉलेजों में जाकर के देखो, वहां आपको देश का भविष्य दिखाई देगा, देश का स्तर दिखाई देगा। और इसीलिए थोड़ा अगर एक्स्ट्रा टाइम लिया जाए कोई बात नहीं, पर वो भावना समझानी ज्यादा जरूरी है। पोथी पोथी पढ़े जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होए। है ना, कबीरदास जी कहते हैं पोथी पोथी यानी कि बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें पढ़ने से कोई पंडित नहीं होता। प्रेम, प्रेम क्या सिर्फ लौंडे लौंडियों के बीच में होता है? नहीं, प्रेम तो किसी के साथ भी हो सकता है, पौधे के साथ, मनुष्य के साथ, पुस्तक के साथ, विषय के साथ, अध्यापक के साथ, कहीं भी हो सकता है। तो इस बात को अच्छे से समझना और जरूर इस बात को अपने दिमाग में डालना, ठीक है, कि पढ़ाई का उद्देश्य चरित्र निर्माण के लिए होता है। हिंदी जैसे सब्जेक्ट्स वो क्यों है? व्हाट आर दीज सब्जेक्ट्स फॉर? दे आर फॉर योर कैरेक्टर डेवलपमेंट, ठीक है। एनीवेज, तो वही औरतों को मारा, बच्चों को मारा, एंड महात्मा गांधी वंस अगेन डिसाइडेड टू कॉल ऑफ द मूवमेंट एंड एंटर्ड इनटू अ पैक्ट विद इरविन। पर अब ये मत लिखना, आप बस लास्ट में लिख देना कि वरीड बाय द इवेंट्स एंड द नेचर ऑफ द वायलेंस, महात्मा गांधी डिसाइडेड टू विड्रॉ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। वरीड बाय द इवेंट्स एंड द नेचर ऑफ द वायलेंस, अब इवेंट्स नहीं लिखना तो डायरेक्ट लिख देना, वरीड बाय द नेचर ऑफ द वायलेंस, महात्मा गांधी डिसाइडेड टू विड्रॉ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब वो विड्रॉ कैसे किया था? उन्होंने एक समझौता किया, एक सौदा किया, किसके साथ? वाइसरॉय इरविन के साथ। वो सौदा क्या था? उसको कहते हैं गांधी इरविन पैक्ट, जिसमें गांधी जी गए, वाइसरॉय इरविन भी आए थे, दोनों के बीच में मीटिंग हुई। गांधी जी ने बोला जितने राजनीतिक मुजरिम है, ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स शुड बी रिलीज्ड, क्योंकि वो लोग अपने हक की बात कर रहे थे, है ना। वो लोग या तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में मुझे सपोर्ट कर रहे थे या सिर्फ सत्याग्रह कर रहे थे, सिर्फ आवाज उठाने के नाम पर, अपने स्वराज, अपने आजादी मांगने के नाम पर तुम उन्हें जेल में नहीं रख सकते।
अरे 1 लाख लोगों को अरेस्ट कर लिया गया, कांग्रेस लीडर्स को जेल में डाला गया, पुलिस की लाठियां, औरतें, बच्चे कुछ नहीं देख रही। तो अब क्या किया जाए? तो गांधी जी ने बोला ठीक है, मैं वापस लूंगा असहयोग आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट विल बी टेकन बैक, बट यू हैव टू गिव मी योर वर्ड दैट ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स विल बी रिलीज्ड। तो इरविन ने एक कदम और आगे की बात की, उसने कहा ठीक है छोड़ देंगे बापू, किंतु आपको क्या करना पड़ेगा, दिल्ली, मतलब माफ कीजिए, यहां से आप जहां पे भी है आप लंदन जाइए, हिंदुस्तान छोड़िए और कुछ समय के लिए लंदन जाइए, वहां मेरे कुछ सीनियर अधिकारी होंगे जिनके साथ एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आपको अटेंड करनी होगी, और आपको कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी है। उस कॉन्फ्रेंस का परिणाम क्या आएगा उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने हिस्से की डील रखूं, अपने हिस्से की जो मुझसे एक्सपेक्टेड है वो करूं, तो उसके लिए आपको लंदन तो जाना ही होगा। और इसमें रिस्क था पर फिर भी वो मान गए, ठीक है। एनीवेज, ठीक है, इसको लिख लिख करके याद किया जा सकता है, लिखवा चुका हूं शायद मैं, ठीक है, लेकिन फिर भी एक बार और लिखवाने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन इन्हीं 2 तरीके से आता है, व्हाई डिड गांधी जी विड्रॉ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, या राइट अ शॉर्ट नोट ऑन गांधी इरविन पैक्ट। गांधी इरविन पैक्ट अलग बताएंगे, व्हाई डिड गांधी जी डिसाइडेड टू विड्रॉ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो आपको ही कुछ चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। अंडर द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, under the civil disobedience movement, many people broke laws all over the country. लिख चुके हो, दोबारा लिखो, कोई बात नहीं। अंडर द सिविल why did Gandhi ji withdraw the civil disobedience movement, या under what circumstances did Gandhi ji withdraw the civil disobedience movement? Under the civil disobedience movement many people broke laws, है ना, ऑल ओवर द कंट्री। या इसको मैंने पिछली बार किस तरीके से लिखा था, मेनी पीपल ब्रोक लॉ इन सेवरल प्लेसेस। एकम सत्यम, विद्वान जब सत्य को अलग अलग तरीके से लिख सकता है, बोल सकता है, तो सत्य तक जाने के जब मार्ग अलग है तो आंसर को भी 50 तरीके से लिखो, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। Under what circumstances did Gandhi ji withdraw the civil disobedience movement? Under the civil disobedience movement, thousands of people, many people broke laws in various parts of the country and disobeyed the British. Many people broke laws and disobeyed the British in various parts of the country. सब सही है, पर फिलहाल एक स्टैंडर्ड हम पकड़ते हैं याद करने के लिए, ठीक है, अभी याद करना है। Under what circumstances did Mahatma Gandhi withdraw the civil disobedience movement? Why was the civil disobedience movement called back in spite of being a huge success? Under the civil disobedience movement, many people broke law and disobeyed the British in several parts of the country. Under the civil disobedience movement, many people broke law and disobeyed the British in several parts of the country. Foreign goods were boycotted and liquor shops were picketed. ठीक है, वो सेम जो नॉन कोऑपरेशन वो सेम कॉपी पेस्ट। फॉरेन गुड्स वेर स्टार्टिंग से अंडर द नॉन, व्हाई डिड गांधी जी विड्रॉ द नॉन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट? अंडर द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट many people broke laws and disobeyed the British in several parts of the country. Foreign goods were boycotted and liquor shops were picketed. The British government started arresting Congress leaders one by one. The British government started arresting Congress leaders one by one. When Mahatma Gandhi himself was arrested, Sholapur ke Shole, the workers of Sholapur revolted. They attacked police stations, bus station, bus station nahi aata, police station, court. They attacked all government buildings. सब सही है, जितनी गवर्नमेंट बिल्डिंग है, हर वो स्मारक और हर वो इमारत जो ब्रिटिश तंत्र या ब्रिटिश शक्ति की, जो ब्रिटिश शक्ति को प्रदर्शित करती है, जो भी चीज ब्रिटिश पावर का सिंबल है, कोई भी ब्रिटिश गवर्नमेंट बिल्डिंग हो, एक नाव भी होगी तो उसे भी जला देंगे, है ना। मतलब आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए कि इतना गुस्सा भर गया था शोलापुर के लोगों के अंदर, वो शोले फूट पड़े कि कैसे बापू को कैसे तुम जेल में डाल सकते हो। Why did Gandhi ji withdraw the civil disobedience movement? Under what circumstances did Gandhi ji took back the civil disobedience movement? Under the civil disobedience movement, many people broke laws and disobeyed the British in several parts of the country.
ठीक है। उसके बाद फॉरेन गुड्स वेर बॉयकॉटेड एंड लिकर शॉप्स वेर पिकेटेड. The police started, in response, the police started arresting all Congress leaders one by one. When Mahatma Gandhi himself was arrested, the workers of Sholapur revolted. They attacked police stations, bus stations, and all the government buildings. All the government buildings were attacked. है ना. और क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया? दे रिस्पॉन्डेड विद ब्रूटल रिप्रेशन. उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने और ज्यादा दबाया. जनाब डरे नहीं वो, और ज्यादा डराने गए. ठीक है. पीसफुल सत्याग्रहीज वे अटैक, इवन विमेन एंड चिल्ड्रन वेर बीटन. नियरली 100,000 पीपल वेर अरेस्टेड. अब इनमें से एक दो पॉइंट भूल गए, कोई बात नहीं, टीचर को भी पूरे पॉइंट नहीं याद होते हैं. जब तुम्हारे टीचर को पूरे पॉइंट नहीं याद है तो तुम्हें जबरदस्ती क्यों याद करने. Nearly 100,000 people were arrested. Worried, लास्ट में जरूर लिखना. लास्ट में क्या लिखोगे? Worried by the events and the nature of the violence, Gandhi ji decided to withdraw the civil disobedience movement. Worried by the events and the nature of the violence, Gandhi ji decided to withdraw the civil disobedience movement. ठीक है, समझ गए? यहां तक मेरे ख्याल से किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए. अब हाँ, इसके बाद एक और चीज़ जो है वो है, इससे पहले कि हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को किस तरीके से देखा उसके ऊपर आए, इससे पहले हम गांधी इरविन पैक्ट डिस्कस करेंगे. वही बेसिकली जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई ना, वो जो समझौता हुआ था इनके बीच में, जिसमें गांधी जी ने क्या कहा था? गांधी जी ने बेसिकली कहा था कि रिलीज ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स, कि जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स है उन सबको जो है उन सबको तुम रिहा कर दो. कोई भी राजनीतिक मुजरिम जेल में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो मुजरिम नहीं है. हाँ, और जवाब में इरविन ने क्या कहा था? इरविन ने कहा था, ठीक है, उसने दो चीज़ें कही. एक तो उसने कहा था विड्रॉ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, कि जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है वो वापस ले लो. गांधी जी ने बोला वो तो लेंगे ही, पर सबसे इंपॉर्टेंट शर्त उसने क्या की? उसने कहा कि बापू अब आपको कुछ समय के लिए भारत छोड़ना होगा और आपको एक्चुअली लंदन में जाना होगा एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए ब्रिटिश हुकूमत के साथ. ये कॉन्फ्रेंस कहाँ हो रही थी? इंडिया में हो रही थी क्या? नहीं, उनको अपनी राजधानी बुलाया था उन्होंने, अंग्रेज़ों ने, वाइस रॉय इरविन ने. कहाँ बुलाया था? लंदन में बुलाया था. ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीज़ें दिख रही हों. तो यही गांधी इरविन पैक्ट है. अब इसको बस अलग अलग तरीके से लिखा जाता है. ठीक है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन गांधी इरविन पैक्ट जो है लिखा जाता है. या फिर कई बार जब स्टूडेंट्स इसका आंसर लिखते हैं ना, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस या व्हाई डिड गांधी जी विड्रॉ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, तो उसमें लास्ट में ये भी लिख देते हैं कि हाँ ऑफ कोर्स वो तो हम लिखेंगे कि वरीड बाय द इवेंट्स एंड द नेचर ऑफ द वायलेंस, गांधी जी डिसाइडेड टू विड्रॉ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड ही डिड दिस बाय एंटरिंग इनटू द गांधी इरविन पैक्ट, या ही डिड दिस बाय एंटरिंग इनटू अ पैक्ट विद वाइसरॉय इरविन. तो देखो 50 पॉइंट है इसी जवाब के, एक ही जवाब के, पर उसको लिखना किस तरीके से है वो पूरे तरीके से आपके ऊपर है. ठीक है, तो स्टूडेंट्स इतना भी मुश्किल नहीं होता है ना, इतना बहुत इजी है ऐसे, इतना भी मुश्किल नहीं है, बशर्ते अगर आप बस कहानी को महसूस करके पढ़ रहे हो. ठीक है, ऑलराइट. गांधी इरविन पैक्ट में क्या लिखोगे? पहले ही पॉइंट में लिख दूंगा, गांधी इरविन पैक्ट को मैं GI पैक्ट लिखता हूं फिलहाल. द गांधी इरविन पैक्ट वॉज मेड to withdraw the civil disobedience movement. The Gandhi-Irwin Pact was made to withdraw the civil disobedience movement. उसके बाद में क्या लिखूंगा? As per this. अब किसी को as per this नहीं पसंद है तो क्या लिखेगा? वो लिखेगा according to this. सब सही है, एकम सत्यम. अब इसके तहत क्या क्या चीजें हुई? ठीक है, सबसे पहली चीज क्या लिखेगी? सॉरी, क्या लिखोगे आप? The Britishers will release
all political prisoners. The Britishers will release all political prisoners. Number 2, Gandhi ji will withdraw. What will he withdraw? Non cooperation? नहीं, civil disobedience की बात हो रही है. He'll withdraw the civil disobedience movement and he will attend a राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन. अब मैंने आपको पहले भी बताया था, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस दिखावा था. एक्चुअली वो चाहते थे कि कुछ समय के लिए बापू को क्या किया जाए, हिंदुस्तान से दूर भेजा जाए, ताकि अंग्रेजी सरकार, अंग्रेजी शासन अपने काले मंसूबों को यहाँ पर पूरा कर सके. The Gandhi-Irwin Pact was made to withdraw the civil disobedience movement. As per this, according to this, the Britishers will release all political prisoners, and in return, Gandhiji will withdraw the civil disobedience movement. Furthermore, Gandhiji will attend a round-table conference in London. अब यहाँ पे furthermore तो लिखा नहीं है, मन से बनाया. हाँ भाई, जिसकी जैसी भावना वैसा लिखो आंसर, है ना. जैसी भावना हो वैसा आंसर लिखो, सब सही है. ये एक तरीका है जनाब. 56 तरीके और हो सकते हैं एक ही जवाब को लिखने के लिए, अगर उसमें सत्य है. गन्ना जो है, कोई किसान हाइट देख करके या हरियाली देख कर नहीं, गन्ने का गुण उसकी मिठास है. आंसर का गुण सत्य है, कि जो लिखा है वो सच है या नहीं. कुछ भी मत फेंकना वहां पे कि ये गांधी जी एंटर्ड द पैक्ट इनटू इरविन. गांधी जी एंटर्ड इनटू द गांधी इरविन पैक्ट फॉर व्हाट? फॉर द सॉल्ट लॉ. नहीं, कुछ भी नहीं, गलत है ये. जो लिखो सही लिखो, फिर उसको जैसे भी लिखो. गांधी इरविन पैक्ट क्यों लिया गया? पूरे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को वापस लेने के लिए. और वो सॉल्ट मार्च, डांडी मार्च, वो क्या था? इट मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जहां से शुरुआत हो गई है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की. ऑलराइट, तो ये सारी चीजें एकदम बेसिक है. आई गेस आप ये सारी चीजें अब तक समझ ही गए होंगे. हाँ, इसमें लास्ट में ये भी लिखना है, हाउएवर गांधी जी वॉज चीटेड बिकॉज व्हेन ही केम बैक, बिकॉज नो नेगोशिएशंस वर मेड इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. उसको आपकी बुक में क्या लिखा है? ऑल दी नेगोशिएशंस ब्रोक डाउन. यानी कि ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए गए गांधी जी. जहाज से जाने में तो 2-3 हफ्ते लगते हैं. इतना टाइम लगा के लंदन गए, वहां थोड़ा रुके, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए जो जगह बताई थी वहां पर भी गए. वहां पे कुछ अंग्रेजी अफसर नाम के लिए आए होंगे और उन्होंने ऐसे इधर उधर की बात की. गांधी जी अपनी बातें रख रहे होंगे, उन्होंने कोई उनकी बात को तवज्जो नहीं दिया. यानी कि बात कहीं तक पहुंची ही नहीं. ये लोग गए, गांधी जी ने 2 बातें बोली, इन्होंने भी कुछ और ही बातें बोली, फिर इन्होंने बात करना ही बंद कर दिया. यानी कि बात का निष्कर्ष तो तब निकलेगा ना जब दोनों पार्टियां साथ में बैठ के बात करेंगी, ये थोड़ा सैक्रिफाइस करेंगी, वो थोड़ा झुकेंगे, आप थोड़ा झुकेंगे, तब ना बात होगी. तो कहने का मतलब है ऐसा कुछ नहीं हुआ. और क्योंकि ये तो छलावा था, वहां नाम के लिए कुछ लोग आए, इधर उधर की बात की और चले गए. सो ऑल द नेगोशिएशंस वे ब्रोक डाउन, या कोई नेगोशिएशन हुआ ही नहीं. और गांधी जी जब निराश होकर के वापस आए तो इन्होंने देखा इंडिया में तो नेहरू जी, पटेल जी, बड़े बड़े कांग्रेस लीडर्स, मैंने कहा था सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ दो, बड़े बड़े कांग्रेस लीडर्स अभी भी जेल में है. और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने या ब्रिटिश इंडिया में कांग्रेस पार्टी को ही इलीगल डिक्लेयर कर दिया है ना. तो आप ये लिख सकते हो. क्या लिखोगे? अब देखो क्वेश्चन कितने मार्क्स का है उसके ऊपर भी 3 मार्क्स का आएगा, तो ये लिखना, हाउएवर गांधी जी वॉज चीटेड. हाउएवर गांधी जी वॉज चीटेड. व्हाई वॉज ही चीटेड? एज नो नेगोशिएशंस, as no negotiations were made during the round table conference, या during की जगह लिख सकते हो no negotiations were made in the round table conference, जिसको मैं RT लिख रहा हूं, RT कॉन्फ्रेंस, यानी कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात हो रही है. दूसरा, when he returned to India, क्या इसको और सिंपल तरीके से, भाई इंग्लिश ही लिखनी है ना, थोड़ा आंसर, थोड़ा कॉमन सेंस, सही है ना. अपॉन हिज अराइवल इन इंडिया, अपॉन हिज अराइवल इन इंडिया he noticed that Congress leaders
अब आपके बुक में तो 2 का ही जिक्र दिया है, पर और भी कौन, ऐसा नहीं है उन 2 को छोड़ के सारे कांग्रेस लीडर्स को आजाद कर दिया, नहीं, जितने भी इंपॉर्टेंट कांग्रेस लीडर्स थे उन सबको जेल में डाला था। अपॉन हिज अराइवल इन इंडिया ही नोटिस दैट कांग्रेस लीडर्स वेर स्टिल इन प्रिजन, वेर स्टिल इम्प्रिजन्ड, ऐसा लिख देना, वेर स्टिल इम्प्रिजन्ड एंड द कांग्रेस वॉज डिक्लेयर्ड इलीगल। यानी कि अब कांग्रेस पार्टी ही क्या हो गई है, एक गैर कानूनी पार्टी हो गई है। तो आप ना कोई पॉलिटिकल पार्टी मीटिंग कर सकते हो, ना ये पार्टी इलेक्शन लड़ सकती है। नाम के लिए ब्रिटिश इंडिया में कुछ एक इलेक्शन होते थे जिसमें इंडियन मेंबर्स भी खड़े होते थे, पर ये सब नहीं होगा अभी। अभी कांग्रेस, अब कोई नई पार्टी आए चलेगा, पर कांग्रेस पार्टी को हमने इलीगल डिक्लेयर कर दिया है, अब इसका कुछ भी नहीं हो सकता है। समझ रहे हो? ऑलराइट, ठीक है। ऑफ कोर्स जब वो वापस आए बहुत निराश होकर के, सो ही रीलॉन्च द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। एक बार सवाल सीबीएसई इस तरीके से भी आपसे पूछ चुकी है, ठीक है? कम ऑन यार, सॉरी। हाँ हाँ, सवाल और किस तरीके से आता है आपके पास? यस, हाँ, हाउ डिड गांधी जी, हाउ डिड गांधी जी relaunched द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सीबीएसई में जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, देखो, हाउ डिड गांधी जी रिलॉन्च द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, कहने का मतलब ये है मेरे कि सीबीएसई में जो टीचर्स आपके पेपर बनाते हैं ना, वो ऐसे वीडियोस देख करके या कोई सैम्पल पेपर देख करके नहीं बनाते, वो इसी को खोल करके और वो चैप्टर को, टॉपिक्स को आराम से स्टडी करते हैं और अपने हिसाब से क्वेश्चंस फ्रेम करते हैं। इसलिए लोग गेस करते हैं कि सीबीएसई में किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, सीबीएसई गेस नहीं करती किस सैम्पल पेपर में कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है? और हर बार सीबीएसई कोई ना कोई अलग क्वेश्चन लेकर के आती है। तो मान लो ये क्वेश्चन आपसे सीबीएसई पूछती है, हाउ डिड गांधी जी रीलॉन्च द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब आप सोचोगे सर लॉन्च कैसे हुआ, वो हमको पता है, डांडी मार्च से डांडी मार्च लिख नहीं सकते, और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वापस क्यों लिया वो हमको पता है ना? लेकिन ये रीलॉन्च कैसे किया, वो तो बस गांधी जी वापस आए लंदन से निराश होकर के, मतलब देखा यहाँ पे इंडिया में भी हालात खराब है, अंग्रेजों ने अपने एंड की डील रखी नहीं है, अभी भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स जेल में है और पूरी कांग्रेस पार्टी को इलीगल डिक्लेयर कर दिया है, तो अब क्या करें, तो उन्होंने रीलॉन्च कर दिया। इसी को आपको लिखना है। जब एक्चुअली आपसे ये सवाल पूछा जाता है ना, हाउ डिड गांधी जी रीलॉन्च द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, या इस हाउ की जगह बड़ी ही चालाकी से वो क्या डाल देंगे, वो डाल देंगे वाई। क्यों गांधी जी ने रीलॉन्च किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को, व्हाई डिड गांधी जी रीलॉन्च द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो बेसिकली सीबीएसई यहां से आपसे एक्सपेक्ट करती है कि आप गांधी इरविन पैक्ट बताओ। क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज गांधी इरविन पैक्ट, और गांधी इरविन पैक्ट में ये सब तो आप लिख सकते हो कि हाँ, कि गांधी जी ने कहा कि तुम सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ दो, वाइसरॉय इरविन ने कहा आप सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वापस ले लो और लंदन चले जाओ मेरे अफसरों के साथ एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए, बस ये 2 शर्तें हैं। तो ये तो आप लिखोगे, पर आप ये जरूर लिखोगे कि लंदन में हुआ क्या, गांधी जी वेंट फॉर द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन, हाउएवर नो नेगोशिएशंस वर मेड इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। एक बार और, Gandhi ji went for the round table conference in London. However, no negotiations were made. No negotiations were made. Gandhi ji went for the round table. समझ लो, Gandhi ji went for the round table conference in London. However, no negotiations were made in the round table conference. And Gandhi ji was disappointed and he came back to India. He returned to India. Upon his arrival in India, he witnessed that the Congress leaders were still in prison and that the Congress party had been declared illegal. That the Congress party was declared illegal. है ना? So by this the Gandhi ji was very hurt. English थोड़ी सी, है ना? He could not believe how could Britishers do this, and hence in his disappointment and frustration he relaunched the civil disobedience movement. ये भी एक तरीका हो सकता है उनका आपसे घुमा फिरा करके सवाल पूछने का। हाउ पार्टिसिपेंट्स सॉ द मूवमेंट, इसके लिए एक चार्ट आपको बना करके सिखाना पड़ेगा इसको थोड़ा अच्छे से, इसमें थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा। सवाल किस तरीके से आता है देखो,
हाउ वेरियस पार्टिसिपेंट सॉ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, या आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के। अब आपको बताता हूं आराम से हो क्या रहा है यहां पे। देखो इसको इरेज कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। हाँ, बात किसकी हो रही है? सिविल सत्याग्रह हो गया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो गया, रॉलेट एक्ट हो गया। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की बात कर रहे हैं। अब आप इसको ध्यान से समझना। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को 3 लोगों ने अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया है। सबसे पहला जिक्र जो है वो होता है पीजेंट्स का, किसानों का। जहां पे किसानों की बात हो रही है वहां पे वर्कर्स की भी बात होगी। दूसरा है वर्कर्स का, या अगर वर्कर्स अच्छा नहीं लगता तो लेबरर्स का। आपकी टेक्स्ट बुक में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का असर क्या हुआ इंडिया में, इसको 3 लोगों के हिसाब से समझाया है। एक समझाया है पीजेंट्स के हिसाब से, एक कि इन पे क्या असर हुआ, एक वर्कर्स या लेबरर्स इनके ऊपर क्या असर हुआ, और एक है अपने इंडस्ट्रियलिस्ट्स, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, टाटा है ना, जैसे अभी अंबानी अडानी है, इंडस्ट्रियलिस्ट। या अगर आपको ये थोड़ा अजीब सा लगता है तो आप लिख देना बिजनेसमैन, कि बड़े बड़े बिजनेसमैन जिनका कई हजारों करोड़ का टर्नओवर है, कई 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 करोड़ों अरबों का टर्नओवर है, उनके ऊपर क्या असर हुआ। समझ रहे हो ना चीजों को? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का असर इन 3 समाज के तबकों पर किस तरीके से हुआ, इसी के ऊपर पूरा डिस्कशन है कि हाउ डिड, क्वेश्चन क्या है, यही है, हाउ वेरियस पार्टिसिपेंट्स सॉ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स कौन है? पार्टिसिपेंट्स आपके 3 ही हैं, ठीक है। एक तो है आपके पीजेंट्स, आपके वर्कर्स या लेबरर्स, और उसके बाद आपके बिजनेसमैन। पीजेंट्स में भी सीबीएसई 2 की बात करती है। एक बात करती है रिच पीजेंट्स की, जो अमीर पीजेंट्स हैं, और एक बात करती है पुअर पीजेंट्स की, जो गरीब पीजेंट्स है। रिच पीजेंट्स के ऊपर अलग तरीके से असर हुआ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का, पुअर लोगों के ऊपर अलग तरीके से हुआ। वर्कर्स और लेबरर्स को आपकी बुक में आईडब्ल्यूसी से संबोधित किया गया है। आईडब्ल्यूसी म्हणजे क्या? आईडब्ल्यूसी यानी कि इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास। तो जब आप ये टर्म देखते हो ना, इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अरे कौन से क्लास की बात हो रही है। अरे इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास यानी कि वो लोग जो इन बिजनेसमैन की फैक्ट्री में काम करते हैं, जो इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, वर्कर लेबरर, इन लोगों की बात हो रही है। याद रखना कि देखो जितने भी मूवमेंट्स हुए ना बड़े बड़े, ये हमेशा जो है पुराने जमाने के खासकर जितने भी मूवमेंट्स हैं वो या तो हमेशा पीजेंट से शुरू हुए हैं या वर्कर्स से शुरू हुए हैं या दोनों से शुरू हुए हैं। जैसे 9th स्टैंडर्ड में भी अगर आपने रशियन रेवोल्यूशन पढ़ा होगा तो वो भी वर्कर्स से शुरू हुआ था। अगर आपने थोड़ा बहुत, आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन का याद होगा तो उसमें भी पीजेंट्स का ज़्यादा रोल था। कुछ रेवोल्यूशन में दोनों का रोल होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी समाज में जितनी भी बड़ी बड़ी क्रांतियां हुई हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी क्रांतियां हुई है, उनमें पीजेंट्स का या फिर वर्कर्स और लेबरर्स का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन जरूर रहा है, ठीक है। तो आपको ये बातें पता होनी चाहिए। आपकी बुक में वर्कर्स या लेबरर्स को कैसे लिखा गया है? इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास की जैसा लिखा गया है। तो इन समाज के 3 तबकों पर किस तरीके से असर हुआ, इसे हम यहां पर समझते हैं। तो बेसिकली घुमा फिरा के आपसे यही सवाल पूछा जाता है कि समाज के इन 3 तबकों ने, बेसिकली पीजेंट्स ने, पीजेंट यानी कि कौन? पीजेंट यानी कि फार्मर्स की ही बात हो रही है, ठीक है। कि पीजेंट्स ने, वर्कर्स ने और बड़े बिजनेसमैन ने, वो टाटा अडानी, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन जो है, इन लोगों ने किस तरीके से बेसिकली सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को देखा, या सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का एग्जैक्टली क्या असर हुआ, किस तरीके से इन्होंने पार्टिसिपेट किया, उसका जिक्र जो है यहां पे आपकी बुक में किया गया है। अब बेहतर होगा अगर मैं टेक्स्ट बुक खोल दूं, क्योंकि टेक्स्ट बुक से दिखाना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसा मैंने आपको बताया, देखो पीजेंट्स का जिक्र किया गया है, यस, पीजेंट्स का जिक्र किया गया है, वर्कर्स का जिक्र किया गया और बड़े बड़े बिजनेसमैन लोगों का। समाज के सिर्फ इन 3 तबकों का जिक्र जो है
किया गया है। लेकिन इसमें भी जब हम सिर्फ पीजेंट्स की बात करते हैं तो सीबीएसई ने रिच पीजेंट्स का जिक्र भी किया है और पुअर पीजेंट्स का जिक्र भी किया है। तो पहले हम देखते हैं रिच पीजेंट्स यानी कि क्या, यानी कि फार्मर्स, जो अमीर फार्मर्स हैं जिनके पास बहुत सारी जमीन है, कई बीघा जमीन है, या तो वो उस जमीन पर खुद खेती करते हैं या कुछ और लोगों को लेके आते हैं कि हमारे बदले खेती करो। तो बेसिकली वो लैंडलॉर्ड्स, वो तालुकदार्स वगैरह, बहुत फार्मर्स जिनके पास काफी जमीन है, रिच पीजेंट्स जो अमीर फार्मर्स हैं, इन लोगों के ऊपर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का क्या असर हुआ। एंड बेसिकली व्हेन वी टॉक अबाउट हाउ पार्टिसिपेंट्स सॉ द मूवमेंट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ द रिच पीजेंट्स सॉ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, यानी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का असर क्या हुआ अमीर किसानों के ऊपर, जमींदार या तालुकदारों के ऊपर, ये बेसिकली यहां पे डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले रिच पीजेंट्स, अगर आप यहां पे जो हाईलाइटेड पॉइंट देखोगे तो यहां पे दो कम्युनिटीज का जिक्र किया गया, पाटीदार्स का किया या पटीदार्स का, और जाट लोगों का किया है। देखो, जाट सिर्फ पंजाब हरियाणा में हो जरूरी नहीं है, जाट्स जो है उत्तर प्रदेश में भी काफी है, और गुजरात जो है वहां पे पाटीदार्स या पटीदार जिसको कहते हैं, पटीदार लोग काफी ज्यादा है। पर आप इन कम्युनिटी के नाम्स में, आपको तो कोई राजनेता बनकर जातिवाद की राजनीति तो नहीं करनी, तो आप ये कम्युनिटीज या जातियों के बारे में इतना मत सोचो। आप बस इतना समझना कि इन रिच पीजेंट कम्युनिटीज पर किस तरीके से असर हुआ। ठीक है, तो इस रिच पीजेंट कम्युनिटी पर असर क्या हुआ उसकी पहले मैं आपको कहानी बताता हूं। देखो, ये जितने बड़े बड़े फार्मर्स थे ना, इनसे क्या करती थी ब्रिटिश सरकार, टैक्स लेती थी, उसको रेवेन्यू कहा गया है। द फाइट वॉज अगेंस्ट हाई रेवेन्यूज की, इनसे रेवेन्यू लिया जाता था, इनसे टैक्स लिया जाता था। ब्रिटिश सरकार ये जानती थी कि ये जो फार्मर है, बड़े रिच फार्मर है, इनके पास तो बहुत सारी जमीन है, बहुत ज्यादा पैसा है, तो तुमसे टैक्स भी ज्यादा लिया जाएगा। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जाकर के इनसे बहुत ज्यादा टैक्स लेती थी, है ना। और अगर टैक्स नहीं दे पाते थे तो कहती थी ठीक है, तुम्हारे खेत में इस बार 100 किलो गेहूं हुआ है, उसमें से चलो 40 से 50 किलो, अराउंड 50-40% हमको दे दो, बचा वो तुम रख लो, या तो पैसा दो या उससे दुगने का अनाज हमको दे दो। तो इस तरीके से वो लोग दादागिरी करते थे। तो ये जो अमीर पीजेंट्स थे, अमीर फार्मर्स थे, इनके लिए ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की लड़ाई किसके खिलाफ थी? रेवेन्यू डिमांड्स के खिलाफ। फॉर देम द फाइट वॉज अगेंस्ट हाई रेवेन्यूज। They did not wanted to pay the revenues to the government. उनका ऐसा मानना था कि जब जमीन मेरी है, जमीन पर मेहनत मेरी है, जो लोग काम कर रहे हैं उनसे, उनको मेहनताना मैं दे रहा हूं, मेरी जमीन पे उगी हुई फसल मैं किसी और को ऐसे ही क्यों दे दूं टैक्स के नाम पे? भाई कौन सा टैक्स? तो इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को एकदम जी तोड़, छाती ठोक करके सपोर्ट दिया कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इज ग्रेट। दीज पीपल, द रिच पीजेंट्स, जो रिच पीजेंट कम्युनिटीज थी, या द रिच फार्मर्स, द लैंडलॉर्ड्स, दे स्ट्रांगली सपोर्टेड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्योंकि वो चाहते थे कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो ताकि हमको भी अपॉर्चुनिटी मिले डिसोबे करने का, लॉस तोड़ने का। हम रेवेन्यू भरेंगे ही नहीं गवर्नमेंट को, ऐसे भी गवर्नमेंट होती कौन है? जमीन हमारी, फसल हमारी, तो मुनाफा इनका कैसे होगा? तो ये सारी चीजें हो रही थी यहां पे। लेकिन जब गांधी जी ने, हमने पढ़ा, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वापस ले लिया। अब उसके दुनिया भर के कारण है, वो गांधी इरविन पैक्ट में चले गए, है ना, और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, शोलापुर में शोले भड़क गए, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट गांधी जी ने वापस ले लिया। तो व्हेन गांधी जी टुक बैक द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, दीस पीपल वेर इन अ मैसिव शॉक। इनको लगा ये क्या हो गया, उनको बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुआ। दे वर अटरली डिसअपॉइंटेड एंड डिस्गस्टेड बाय दिस। और बाद में जब लंदन से वापस आने के बाद गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट रीलॉन्च किया, तो इन्होंने बोला हमको पार्टिसिपेट ही नहीं करना है। अच्छा खासा हम पार्टिसिपेट कर रहे थे। अरे जो हमारे दोस्त इसके बारे में नहीं जानते थे उनको भी मना करके, उनके सामने भी नाक रगड़ करके हम इस मूवमेंट के लिए सपोर्ट गैदर कर रहे थे, हम इस मूवमेंट को इतना सपोर्ट दे रहे थे। ये क्या हो गया गांधी जी को? बीच में कुछ लोगों ने कुछ कर दिया तो मूवमेंट वापस ले लिया इन्होंने। These people were strong supporters. The rich peasants, the landlords were the strong supporters of the civil disobedience movement. However, but when Gandhi ji withdraw the movement, when Gandhi ji decided to withdraw, when Gandhi ji took back the civil disobedience movement, these people were utterly disappointed. है ना। एंड हेंस व्हेन द मूवमेंट वाज relaunched ईयर लेटर, एक साल बाद जब उन्होंने वापस लॉन्च किया, सो दे डिड नॉट पार्टिसिपेट इन इट।
तो इनकी कहानी यही है कि बेसिकली रिच पीजेंट कम्युनिटीज की लड़ाई जो थी वो किसके खिलाफ थी? इनकी लड़ाई थी गवर्नमेंट की रेवेन्यू डिमांड्स, टैक्सेशन डिमांड्स के ऊपर, है ना। और ये चाहते थे हम टैक्स देंगे नहीं, इसलिए दीज पीपल वे स्ट्रॉन्ग सपोर्टर्स ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. So, however, these people were strong supporters of the civil disobedience movement. However, when the movement was withdrawn, these people were utterly disappointed. And when it was relaunched again, they did not participate. क्यों? बोला बक, जब हमको जरूरत थी तब तुमने वापस ले लिया, अब हम नहीं आ रहे, तुमको जो करना है करो. तो ये जो है रिच पीजेंट्स का जो था बेसिकली कंट्रीब्यूशन था, या हाउ द रिच पीजेंट्स, पीजेंट में भी रिच पीजेंट है, पुअर पीजेंट है, हाउ द रिच पीजेंट्स सॉ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. इसको जो है अब हम यहां पर देखते हैं, इस पॉइंट को याद करने की कोशिश करते हैं, प्रेजेंटेशन में स्विच करते हैं. एक बार रिच पीजेंट्स को समझ लिया, उसके बाद पुअर पीजेंट्स ने या गरीब किसानों ने किस तरीके से देखा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को, ये भी हम जरूर देखेंगे. ठीक है, तो इन सब चीजों का कोई अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो जरूर शौक से ले सकता है. ठीक है, एंड यस, मूविंग अहेड, ये थोड़ी देर में जाएगा. ठीक है, द रिच पीजेंट्स, हाँ इंक हटा देता हूं मैं. यस, सवाल यही है, द रिच पीजेंट्स ने किस तरीके से, देखो कई बार सीबीएसई रेयर केस में ये भी डायरेक्टली पूछ लेती है. ऐसे तो ये रिच पीजेंट, पुअर पीजेंट, यानी कि पीजेंट्स ने किस तरीके से देखा बेसिकली, है ना. यानी कि बेसिकली अगर बताया जाए तो पीजेंट्स ने किस तरीके से देखा, वर्कर्स ने किस तरीके से देखा, और बिजनेसमैन लोगों ने किस तरीके से देखा, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए. क्योंकि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के ऊपर एक बड़ा सा क्वेश्चन आता है कई बार, जिसमें आपसे क्या पूछा जाता है, वो सवाल कहाँ गया, हाँ, जिसमें आपसे पूछे जाते हैं कॉन्सिक्वेंसेस, है ना, कि आपसे पूछा जाता है consequences of the civil disobedience movement या the impact of the civil disobedience movement. impact wrestling की बात नहीं हो रही है, impact of the civil disobedience movement यानी कि इसका असर क्या हुआ या इसके consequences क्या है. तो जब ऐसा सवाल आता है तो इसमें आपको सब लिखना पड़ेगा. इसमें आपको थोड़ा लिखना पड़ेगा पीजेंट्स के ऊपर कैसा असर हुआ, उसके बाद वर्कर्स के ऊपर कैसा हुआ, बिजनेसमैन के ऊपर कैसा असर हुआ, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको लिखना पड़ेगा. ठीक है, और लास्ट में थोड़ा सा याद आए या पॉइंट्स कम पड़े तो ये भी लिख देना कि मूवमेंट को विड्रॉ क्यों करना पड़ा. बेसिकली पूरा एक बम्पर क्वेश्चन आता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के ऊपर, कम से कम 5 मार्क्स का तो आता ही है. कई बार स्पेसिफिकली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हाउ डिड द रिच पीजेंट सॉ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, या कई बार ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है. ठीक है, क्या पूछा जाता है, ये एक्सप्लेन हाउ वेरियस पार्टिसिपेंट सॉ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. तो आपको पता होना चाहिए पार्टिसिपेंट यानी कि क्या, मानो ये एज इट इज क्वेश्चन आया है, ठीक है, आ चुका है, हाउ वेरियस पार्टिसिपेंट सॉ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. तो किन पार्टिसिपेंट्स की बात हो रही है, सिर्फ इन 3 पार्टिसिपेंट्स की बात हो रही है, सिर्फ 3 लोगों की बात हो रही है. ठीक है, पीजेंट्स की बात हो रही है, वर्कर्स या लेबरर्स और बिजनेसमैन लोगों की बात हो रही है. ठीक है, आपके लिए वर्कर्स या लेबरर्स के लिए क्या टर्म यूज किया गया, इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास. ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, इंडस्ट्रीज में काम करने वाले, फैक्ट्री के मजदूर, उन्हीं की बात हो रही है. रिच पीजेंट्स ने किस तरीके से देखा, सी फॉर द रिच पीजेंट्स द फाइट वॉज अगेंस्ट हाई रेवेन्यूज. ये पॉइंट्स मैंने खुद टाइप किए हैं. दे डिडंट वांटेड टू पे रेवेन्यूज टू द गवर्नमेंट, इट इज एज सिंपल एज दैट. ठीक है, दाल और चावल मिलाओगे तो खिचड़ी बन सकती है, सिंपल सी बात है. वो इसके खिलाफ लड़ रहे थे या उनकी फाइट इसके खिलाफ थी क्योंकि वो ये नहीं करना चाहते थे, इसके खिलाफ थी क्योंकि वो ये नहीं करना चाहते थे. देयर फाइट वॉज अगेंस्ट हाई रेवेन्यूज बिकॉज दे डिडंट वांटेड टू पे द रेवेन्यूज टू द गवर्नमेंट, या रेवेन्यू हटा दो, दे डिडंट वांटेड टू पे द टैक्सेस टू द गवर्नमेंट. उनकी फाइट इसके खिलाफ थी, वो ये नहीं करना चाहते थे. देयर फाइट वॉज अगेंस्ट हाई रेवेन्यूज, दे डिड नॉट वांटेड टू पे टैक्सेस, या दे डिड नॉट, अब यहां पे रेवेन्यू यूज किया गया है तो यहां पर भी रेवेन्यू यूज करो. ये रेवेन्यू वर्ड में क्यों यूज कर रहा हूं, टैक्स क्यों नहीं यूज कर रहा, क्योंकि आपकी टेक्स्ट बुक में भी यही वर्ड यूज किया गया है, लेकिन कोई गरज नहीं है. आप कह सकते हो देयर फाइट वॉज अगेंस्ट हाई टैक्सेशन, है ना, या द फाइट वॉज अगेंस्ट ह्यूज नंबर ऑफ टैक्सेस या हाई टैक्सेस, ऐसा कहना, ह्यूज नंबर गलत होगा. देयर फाइट वॉज अगेंस्ट हाई टैक्सेस या द फाइट वॉज अगेंस्ट हाई टैक्सेशन, या बेटर होगा अगर आप इसको रेवेन्यू से ही याद रखो. ठीक है, तो ये एग्जैक्ट टर्म जो है
टेक्स्ट बुक में भी यूज किया गया है. ऑलराइट, so basically for the rich peasants the fight was against high revenues. They did not wanted to pay revenues to the government, so they were strong supporters of the civil disobedience movement. स्मरण रखना, जैसे आपकी पिछली पीढ़ी ने आपको जन्म दिया और आप अपनी आने वाली पीढ़ी को जन्म दोगे, ऐसे ही होता है. इसके खिलाफ लड़ रहे थे, इसीलिए लड़ रहे थे, स्ट्रॉन्ग सपोर्टर्स थे. और उसके बाद क्योंकि मूवमेंट वापस ले लिया गया, अब स्ट्रॉन्ग सपोर्टर है कोई और वही जिस मूवमेंट का वही वापस ले लो, उसको बुरा लगेगा. तो जब मूवमेंट वापस लेके आया उसने मना कर दिया, नहीं मैं पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, अब गुस्से में आ गया वो. तो यही पूछा गया है, हाउ डिड द रिच पीजेंट्स सॉ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. फॉर द रिच पीजेंट्स द फाइट वॉज अगेंस्ट हाई रेवेन्यूज. They did not wanted to pay revenues to the government. So they were strong supporters of the civil disobedience movement. However, when the movement was withdrawn, they were utterly disappointed. So when the movement was relaunched after a year, when the movement was relaunched a year later, they did not participate in it. बहुत simple है. The rich peasants for them, देख पहली बात तो देखो ऐसे लिख देना, रिच पीजेंट्स दे वर स्ट्रॉन्ग सपोर्टर्स. ये आप हमेशा याद रखना. जब हम गरीब किसानों की बात करेंगे, वो स्ट्रॉन्ग सपोर्टर्स नहीं थे, क्यों? गरीब किसानों को टैक्स से कोई लेना देना नहीं है. अरे ये तो वो लोग हैं, अब वो टैक्स कहां से देंगे भाई, पगार ही नहीं है इतनी, है ना, सैलरी नहीं है इतनी, कमाई इतनी नहीं है. ये गरीब लोग तो वो थे ना जो इन रिच पीजेंट से, साहब आपके पास बहुत जमीन है, आप मेरे को ना 1 बीघा जमीन दे दो और ना अब मैं आपको उसका इतना रेंट दूंगा. रेंट पे मांग के, भाड़े पर मांग करके जमीन लेकर के खेती करते थे. तो ये जो गरीब किसान थे, इनके लिए लड़ाई किस चीज के लिए थी? इनके लिए लड़ाई थी कि यार मेरा ये जो भाड़ा है ना, ये माफ कर दो, मेरा रेंट माफ कर दो. क्योंकि अब एक टाइम ऐसा आया था इंडियन हिस्ट्री में जब इकोनॉमी क्रैश हो गई, क्योंकि इमीडिएट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ये सब हुआ, खिलाफत मूवमेंट, ये वो, है ना. तो अब वर्ल्ड वॉर में तो इकोनॉमी क्रैश होगी, तो कमाई जो है, भट्टा जो है कमाई का, वो सबका बैठ गया. तो ये अमीर लोगों के पास भी अब इतने पैसे नहीं आ रहे थे जितने पहले आते थे, क्योंकि अब मार्केट में हर चीज के दाम गिर गए हैं. जो फसल 100 रुपए किलो बिकती थी वो अभी 25 से 35 रुपए किलो बिक रही है. तो क्या कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में ही, मतलब क्या बोलूं, महंगाई नहीं रही अब मार्केट में. आपको क्या लगता है जब लड़ाई होती है तो महंगाई बढ़ती है? एक केस सिनेरियो होता है कि महंगाई गिर जाएगी क्योंकि किसी के पास पैसा नहीं है. तो जो सब्जी बेचने वाला है वो 100 रुपए की सब्जी भी 50 रुपए में बेचेगा, क्योंकि वो सोचेगा मैं कितना खाऊंगा और चल 50 मिल रहा है, मेरे को कुछ तो पैसा मिलेगा. अगर 100 में ही अड़ा रहूंगा तो मार्केट में किसी के पास पैसा ही नहीं है, क्योंकि सब लोग, ये वो देश है जो जंग देख चुका है, तो किसको बेचूंगा? ये लोग तो मरेंगे पर मैं भी तो मरूंगा, तो चल 50 में बिकता है, 25 में बिकता है, बेच दे. तो लोग यही करते हैं. तो इनके रिच पीजेंट्स के पास भी पैसे खत्म हो रहे थे, तो ये बोले कि हम तुमको गवर्नमेंट को टैक्स वैक्स नहीं देंगे. ब्रिटिश गवर्नमेंट बोलती थी अकड़ के, भाई टैक्स तो तुमको देना ही पड़ेगा, तुमको जो करना है करो. तो इन लोगों ने बोला हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ज्वाइन करेंगे. देयरफॉर दे वर स्ट्रॉन्ग सपोर्टर्स ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. पर बाद में वो फिटूस हो गया मूवमेंट, वो वापस ले लिया गांधी जी ने. इनको गुस्सा आया, जब मूवमेंट रीलॉन्च किया गया इन्होंने मना कर दिया, हम ज्वाइन ही नहीं करेंगे तुम्हारा मूवमेंट. गरीबों के केस में क्या था? फॉर द पुअर पीजेंट्स देयर फाइट वाज अगेंस्ट व्हाट, द लैंड रेंट्स, because these people used to rent the lands for farming and they could not pay the rent, so they wanted the rent to be remitted, या they wanted their entire rent to be exempted. वो चाहते थे कि मेरा अब तक जितना पैसा बचा है वो सब माफ कर दिया जाए, आगे से मैं देख लूंगा, पर अभी तो इतने महीने का रेंट मैं नहीं दे पाया, इतना कर्जा हो गया, इस महीने का देना है, मेरा ये पुराना बैकलॉग जो है पूरा कर्जे का वो तुम क्लियर कर दो. ये कौन चाहते थे? पुअर पीजेंट्स. एनीवेज हम उनके ऊपर भी इलैबोरेटली आएंगे, फिलहाल मैंने आपको आइडिया दिया, क्योंकि रिच पीजेंट्स और पुअर पीजेंट्स दोनों पीजेंट्स का हिस्सा है. इसके बाद एक वर्ग आता है वर्कर्स का, और इसके बाद एक वर्ग आएगा बिजनेसमैन का, जिसको हम बाद में देखेंगे. ठीक है, बहुत सिंपल है इनकी लड़ाई किसके. फॉर द रिच पीजेंट, हाउ द रिच पीजेंट सॉ the civil disobedience movement. Yeah, how the peasants saw the civil disobedience movement. There were two kinds of peasants, the rich peasants and the poor peasants. Both of them saw the civil disobedience movement differently. There were two kinds of peasants, rich peasants and the poor peasants. Both of them saw the civil disobedience movement differently. For the rich peasants, their fight was against high revenues. They did not wanted to pay the revenues to the British government.
So they were strong supporters of the civil disobedience movement. But when the movement was taken back, when the movement was withdrawn by Gandhiji, they were utterly disappointed. And hence when it was relaunched a year later, they did not participate in it. Alright, ये किसका केस था? Rich peasants का केस था. ठीक है, अब देखते हैं पुअर पीजेंट्स ने इसको किसको देखा. फॉर द पुअर पीजेंट्स द फाइट वॉज अगेंस्ट द लैंडलॉर्ड्स. या इनकी लड़ाई किसके अगेंस्ट थी? लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट. या आप कह सकते हो द फाइट वॉज अगेंस्ट द रेंट या द रेंटल. देयर फाइट वॉज अगेंस्ट द रेंटल या द फाइट वॉज अगेंस्ट द लैंड रेंट्स. दे यूज टू रेंट लैंड. अब इसके बाद उनकी लड़ाई रेंट के खिलाफ या लैंडलॉर्ड के खिलाफ क्यों थी उसको समझाओ. दे यूज टू रेंट लैंड फॉर कल्टीवेशन. ये लोग क्या करते थे? गरीब किसान की जाकर के भाड़े पर जमीन लेते थे, क्योंकि खुद की जमीन तो नहीं है, गरीब है तो ज्यादातर लोग तो लैंडलेस होते थे, या कुछ के पास होती भी तो छोटी सी जमीन होती थी. ये स्टूडियो जितनी मुश्किल से, स्टूडियो बहुत बड़ा है पर ये जो जितना आपको दिख रहा है ये छोटी सी जमीन होती थी. ठीक है, तो कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि जब हम इसकी बात करते हैं, ठीक है, कि गरीब लोगों ने या गरीब किसानों ने इसे किस तरीके से देखा, तो उनकी लड़ाई जो थी वो तो जीवन के संघर्ष के लिए थी. अरे वो टैक्स के लिए नहीं लड़ रहे थे. अरे वो टैक्स तो तब दोगे ना जब भाई आमदनी अच्छी हो. इनकी आमदनी ही नहीं थी. अरे इनके लिए तो जीने मरने का सवाल था. तो ये यही कहते थे, फॉर देम द फाइट वॉज अगेंस्ट द लैंडलॉर्ड्स, फॉर देम द फाइट वॉज अगेंस्ट द लैंड रेंट, द रेंटल सिस्टम, है ना. बिकॉज दीज पीपल यूज टू रेंट द लैंड फॉर फार्मिंग. These people used to rent the land for farming, and they were not able to pay the rent. So, है ना, therefore they wanted the land rents, they wanted their rents to be exempted. टेक्स्ट बुक में क्या वर्ड यूज किया गया है? रेमिटेड. बेसिकली exempted रेमिटेड एक ही बात है. वो क्या कहते थे? माफ कर दो हमारा जो बचा हुआ भाड़ा है, जो बैकलॉग है, जो अब तक हमको जितना भी रेंट देना है वो सब माफ कर दिया जाए, है ना. लेकिन इसमें एक चीज आपको और याद रखनी है. हाउएवर दीज पीपल, किन की बात हो रही है? पीपी यानी कि कौन? पटोल बाबू नहीं, एक चैप्टर था 10th में कभी पटोल बाबू करके. ठीक है, हाउएवर दे वर नॉट सपोर्टेड बाय द कांग्रेस. की पीपी यानी कि पुअर पीजेंट्स, पुअर फार्मर्स, इनको कांग्रेस ने सपोर्ट नहीं किया, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है उनकी लैंडलॉर्ड से बहुत ज्यादा बनती थी. कुछ पार्टी फंड में कभी पैसा देना है या कोई बड़ा मूवमेंट ऑर्गेनाइज करना है, तो ये इन्हीं से बात करते थे कि आप तो चलो अवध के बहुत बड़े किसान हो, हम कोई मूवमेंट लॉन्च करना है, हेल्प कर दो. हाँ ठीक है, इतने कुछ पैसे भी दे लो, तुम करा लो काम. तो बेसिकली कांग्रेस पार्टी के बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग टाइज थे. किसके साथ? बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स, रिच पीजेंट्स के साथ. तो इसलिए उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि गरीब लोग जो है ये जमीन इन अमीर पीजेंट से भाड़े पे लेते थे, और ये लोग चाहते थे कि मेरी ये जो भाड़ा है, मेरा ये जो रेंट है वो माफ कर दिया जाए. तो इससे ये बड़े बड़े जो हमने पिछले सेक्शन में पढ़ा था, बेसिकली ये जो रिच पीजेंट्स है वो तो इससे नाराज हो जाएंगे. इसलिए कांग्रेस ने इनको सपोर्ट नहीं किया. तो इन लोगों ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में क्या किया? कम्युनिस्ट, या अगर कम्युनिस्ट याद ना आए तो सोशलिस्ट, आपको दिखाऊंगा आपकी बुक में दोनों का जिक्र किया गया है. इन्होंने सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट मूवमेंट्स ज्वाइन किए जो नो रेंट कैंपेन्स थे. कि इन लोगों ने इंडियन नेशनल कांग्रेस या आईएनसी का सपोर्ट नहीं लिया. ये वो लोग हैं, समाज का ये वो तबका है, गरीब किसानों का, पुअर पीजेंट्स का, जिसने बेसिकली क्या किया? सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट मूवमेंट्स का हाथ थामा, क्योंकि यही एकमात्र रास्ता जो है इनके पास बच गया था. All right, students. EduHub, India's online learning hub. Download the app now.